प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी का लिखा हुआ लघु उपन्यास आकाश मेरी बाहों में। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या अक्सर कहानी सुनते हैं या नियमित श्रोता हैं, अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे लिए खुशी की बात होगी। चलिए सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी का लिखा लघु उपन्यास आकाश मेरी बाहों में। कौन? कित्ती? हाय, कैसी है? लंदन जाकर हमें एकदम भुला ही दिया। एक चिट्ठी डालने की भी फुर्सत नहीं मिली। फोन पर कृतिका की आवाज़ सुन दीपा चहक उठी थी। दीपा? हाँ, मैं दीपा ही बोल रही हूँ। अब चालू भी हो जाए यार, इतना लंबा हनीमून कर डाला कि अपनों को भूल ही गई। दीपू, तू अच्छी है ना? हाँ भाई, क्या मेरी आवाज़ से पता नहीं चल रहा? एकदम फिट हूँ। तू लकी है, पर मैं तो अकेली पड़ गई दीपा। ओ कम ऑन, तू कब बड़ी होगी? अरे इसे अकेलापन कहते हैं। हर घड़ी साथ चाहने वाला पति हो तो दूसरे किसी की क्या ज़रूरत पड़ती है? नहीं दीपा, सच में बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली। क्यों, तेरे साहब किसी और के साथ इश्क फरमा रहे हैं और तुझे अकेला छोड़ दिया है? वैसे तुझ जैसी सुंदर बीवी को पाओ तो धन्य होंगे। मैंने ऐसा जीवन कब चाहा था दीपा? कित्ती की आवाज़ रुंध गई थी। ए कित्ती, क्या माजरा है? ये रोने धोने की आदत छोड़, बहुत हो गया बचपना। सच दीपा, ये बचपना नहीं सच्चाई है। आखिरी बात कहकर कृतिका रो पड़ी। कित्ती, क्या हुआ? ठीक ठीक बता। देख, मैं परेशान हो रही हूँ। कृतिका की ओर से कोई जवाब न पा दीपा सचमुच परेशान हो उठी। कित्ती, तू मुझे सुन रही है ना? बताना क्या बात है। कुछ नहीं दीपा, तेरी आवाज़ सुन बस यूं ही रोने का जी हो आया। धत तेरे की, तू और तेरा जी। अरे मैं तो डर ही गई थी। हाँ, अब अगर दिमाग ठिकाने आ गया हो तो कुछ अपने सुरेश की बता। ठीक है? क्या मतलब ठीक से ज़्यादा और कुछ नहीं? और क्या हो सकते हैं? राजीव के मुकाबले कैसे हैं? छी दीपा, अब उन बातों का क्या दोहराना, वो बातें तो स्वप्न हो गई। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? पहले भी तो वो बातें स्वप्न ही थीं, कभी न सच होने वाला सपना। कित्ती की आवाज़ टूट सी गई। वाह, रोज़ घंटों बातें करना, साथ घूमना, क्या उन बातों को स्वप्न मानती है? दीपा हंस रही थी। छोड़ दीप, भूली बातें क्या दोहराना। सच कह, वो बातें भूल सकी है कित्ती? शायद सुरेश आ गए हैं, उधर से अचानक ही फ़ोन कट गया। कृतिका से बातें करने के बाद दीपा परेशान हो उठी। शादी के 5 महीनों में न उसका कोई खत आया न खबर। आज फ़ोन पर भी कित्ती उखड़ी उखड़ी बल्कि डरी सी थी, वरना किसी के आने पर उस तरह फ़ोन क्यों काट देती। MBBS कर रही लड़कियों में कित्ती सबसे अलग थी। सारी लड़कियां जब VCR पर कोई फिल्म लगा एंजॉय करती, कित्ती किसी मार्मिक कहानी में डूबी नायिका के लिए आंसू बहाती। उसकी भावुकता लड़कियों को परेशान कर जाती। दीपा उसकी रूममेट थी। अचानक रात में कित्ती की सिसकियां दीपा को जगा देती। दीपा की नाराज़गी पर माफ़ी मांगती कित्ती किस मासूमियत से कहती, कहानी का नायक नहीं रहा दीप, अब नायिका कैसे जी सकेगी, इसलिए रोना आ गया। लड़कियों के सामने दीपा शिकायत करती, इस कित्ती ने नाक में दम कर रखा है। पूरे दिन की मेहनत के बाद रात में इसकी कहानी के नायक नायिका सोने भी नहीं देते। तो अपना कमरा क्यों नहीं बदल लेती? प्रतिमा सलाह देती। ना ना ना, भूल कर भी ये बात कित्ती के सामने मत कहना, वरना वो पगली रो रो कर आफत कर देगी। उम्र भले ही 20 के ऊपर हो, पर मन से एकदम भूली बच्ची है। दीपा उस कित्ती को खूब समझती थी। तू ही है जो उसे झेल रही है। उसे तो अपनी मम्मी के आंचल में लिपट कर सोना चाहिए था। बेकार इतनी दूर हॉस्टल में रहने आई है। नेहा नाराज़ होती। अरे इकलौती संतान ऐसी ही होती है, घर में उनकी हर बात पूरी की जाती है, सो दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। एक आध भाई बहन होता तो देखती। अपनी 5 बहनों की खींच कल्पना अक्सर इसी तरह निकालती। तेरी ये बात तो ठीक नहीं। कित्ती भावुक जरूर है, पर उसका दिमाग 7वें आसमान पर कभी नहीं रहता। दीपा विरोध करती। अरे वो तो हम सबसे ज़्यादा इस ज़मीन से जुड़ी लड़की है। हम में से किसका ही सपना है गेहूं धोकर छत पर फैलाएं? अणिमा की बात सच थी। कित्ती के सपने उसी की तरह सबसे अलग थे। सास ननद जेठ जेठानी से भरा पूरा खुशहाल घर,
सबकी दुलारी बहू कित्ती घर के सामने तुलसी चौरे में लहलहाते हरे तुलसी के बिरवे को लाल बिंदी और लाल पाड़ वाली साड़ी में माथा टेक तुलसी का आशीर्वाद पाएगी। पीठ पर धुले बाल फैलाए गीत गुनगुनाती कित्ती, जाड़ों की गुनगुनी धूप में गेहूं फैलाती कित्ती, सास को रामायण सुनाती कित्ती। बस ऐसे होते उसके सपने। लड़कियों के बीच कित्ती के सपनों की खूब मजाक उड़ाई जाती। ए कित्ती, तूने तो मेडिकल कॉलेज में बेकार एडमिशन ले एक सीट बर्बाद की। कहीं रामायण का पाठ करती तो ज़्यादा नाम कमा लेती। तुम तो ऐसे कहती हो जैसे रामायण का पाठ कोई गलत काम है। कित्ती तिनकती। राम राम, रामायण तो मोक्ष पाने का रास्ता है, वो गलत काम कैसे हो सकता है। लड़कियां हंसती। कृतिका के घर धन संपत्ति की कमी नहीं थी, पर उसकी बिरादरी में लड़कियों की पढ़ाई अनोखी बात जरूर समझी जाती। बिरादरी के अधिकांश घरों में लड़के भी पढ़ाई की जगह तेल निकालने बेचने के पुश्तैनी व्यापार में लग जाते। गिनती के पढ़े लिखे नौकरी वाले लड़कों के लिए लाखों की बोलियां लगाई जाती। वैसे माहौल में लड़की बड़े होकर भी कृतिका का डॉक्टरी पढ़ना एक अजूबा ही था। वस्तुतः उसकी माँ बेटी की उच्च शिक्षा के पक्ष में कभी नहीं थी, पर पापा के नेता मित्र विष्णुदेव ने कित्ती की मेधा पहचानी थी, उसकी शिक्षा के लिए जोरदार वकालत की थी। वासुदेव, अब दुनिया बदल रही है, शिक्षित लड़की पूरे घर का अंधेरा दूर कर सकती है। मेरी बात मानो, कित्ती की पढ़ाई में बाधा मत बनना, बहुत ज़हीन लड़की है, उसे खूब पढ़ाना। कृतिका विष्णु काका की सदैव आभारी रही। हर परीक्षा में उच्च अंक पाती कृतिका को 12वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय में 100% अंक मिले थे। मैट्रिक कक्षा से उसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलती आई थी। कृतिका ने दक्षिण के प्रसिद्ध वेलोर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया था। इस कॉलेज में केवल प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को ही प्रवेश संभव था। कॉलेज में दीपा ही कित्ती की सबसे घनिष्ठ सहेली थी। दीपा जैसी प्रैक्टिकल लड़की की कित्ती जैसी भावुक लड़की से मित्रता को लेकर लड़कियों में मजाक चलती। इसमें ताज्जुब की बात ही क्या है, विपरीत चीज़ें ही एक दूसरे को आकृष्ट करती हैं। अणिमा निर्णय देती। हाँ, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच आकर्षण ना होता तो क्या ये धरती स्थिर रह पाती। धत तेरे की नेहा, तू हर बात में अपना भौगोलिक ज्ञान ही बिगाड़ती है। नेहा की पीठ पर धौल जमाती दीपा हंसती। हाँ, इसे तो ज्योग्राफी में एमए करना था। अरे मेरी छोड़ो, पर एक बात निश्चित है, अपनी कित्ती को जरूर हिंदी साहित्य में पीएचडी करनी चाहिए थी। विरहिणी की कल्पना सार्थक कर देती। सिर्फ विरहिणी की कल्पना ही क्यों, वो तो रसिका नायिका के रूप में जमती। सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी कृतिका ने मेडिकल प्रोफेशन में आने की क्यों सोची। बचपन में उसे डॉक्टर का भय दिखा, जबरन दूध पिलाया जाता। डॉक्टर नाम का वो भय अमृता प्रीतम के उपन्यास डॉक्टर देव ने छूमंतर कर दिया। ऐसे होते हैं डॉक्टर। इतना टूट कर कोई किसी को चाह सकता है। बस तभी उसने डॉक्टर बनने का निर्णय ले डाला। उसके उस निर्णय पर घर वाले भी चौंक गए थे। वो कोमल सी लड़की मुर्दे काट पाएगी, पर कित्ती में यही खास बात थी जो सोच लिया करके रहेगी। पिता की आकांक्षा थी बेटी किसी इंजीनियर से शादी करे ताकि दामाद घर का बिजनेस संभाले, पर कृतिका की इच्छा के आगे उन्हें विवश होना पड़ा। उसी साहित्यानुरागी कृतिका ने लगभग सभी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफलता पा अंततः सुदूर दक्षिण के इस मेडिकल कॉलेज को अध्ययन के लिए चुना था। इंटरव्यू देने आने वाली लड़कियों में दीपा भी थी। मद्रास की दीपा और उत्तर से पहुंची कृतिका एक ही होटल में ठहरी थी। दोनों का वहीं परिचय हुआ था। बाहर का खाना खा पहले ही दिन कृतिका का पेट खराब हो गया। साथ में तेज बुखार से उसके पापा तो घबरा ही गए थे। उस वक्त दीपा ने उसकी कितनी मदद की थी। अपनी दूर के रिश्ते की चाची के घर से उसके लिए खिचड़ी लाकर कृतिका को ज़बरदस्ती खिलाई थी। इलेक्ट्रॉल और दीपा की परिचर्या के कारण कृतिका इंटरव्यू के समय स्वस्थ हो सकी। तब का परिचय हॉस्टल में रहते प्रगाढ़ मैत्री में बदल चुका था। दीपा के सामान्य रूप के सामने कृतिका का मनोहारी रूप और भी अधिक आकर्षक बन जाता। अपने आकर्षक रूप के बावजूद उसका असामान्य व्यवहार उसकी लोकप्रियता में बाधक था। शायद कल्पना के कथन में कुछ हद तक सच्चाई थी। कृतिका की जिद रहती, उसे जो अच्छा लगे मिलना ही चाहिए। उसकी इच्छा पूर्ति जरूरी शर्त होती। असफलता कित्ती को बेहद क्षुब्ध कर जाती। कई दिनों तक अपने दुख में डूबी कित्ती को लड़कियां झेल नहीं पाती। वही कित्ती अपने साथ के राजीव पर मर मिटी थी। हर परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने वाला राजीव साथ के अन्य लड़कों से बहुत अलग था।
पुस्तकों में सिर झुकाए उसे कभी नहीं देखा गया, पर न जाने कब वो पूरी किताबें ऐसे चाट जाता कि हर सवाल का जवाब उसके पास मिलता। उच्च कुलीन राजीव के चेहरे पर अद्भुत गरिमा रहती। शुरू शुरू में कृतिका में उसकी रुचि नहीं थी, पर उसे पा लेने की अदम्य आकांक्षा के साथ कृतिका उसकी ओर खिंचती चली गई थी। राजीव से कित्ती की पहली भेंट अजीबोगरीब थी। लाइब्रेरी में दोनों एक किताब के लिए लड़ बैठे थे। कित्ती का दावा था किताब उसने रैक से उठाई, और राजीव का कहना था वो किताब उसने कल ही वहाँ रखी थी ताकि आज उसे ले सके। कित्ती नाराज हो उठी। वाह, ये आपकी अच्छी दलील है। यहाँ हजारों किताबें हैं, आप किसी भी किताब का दावा कर सकते हैं कि आपने ही वो उस जगह रखी थी। जी नहीं, मैं आप जैसा नहीं जो ऐसी बेसिर पैर की बात करूं। आप लाइब्रेरियन से पूछ लें, कल वहाँ किताब मैंने रखी थी ताकि आज उसे अपने नाम इशू करा सकूं। तो कल ही क्यों नहीं अपने नाम करा लिया था? क्योंकि कल के मेरे कोटे में किताबें पूरी हो चुकी थीं। वैसे आप जैसी लड़की के साथ बेकार सिर खपाने से अच्छा है बुक आप ही ले जाइए, भले ही पढ़ें या ना पढ़ें, आपकी मर्जी। क्या मतलब आपका? मैं सिर्फ दिखाने के लिए किताब ले जा रही हूँ। कित्ती का उत्तेजित लाल मुंह बेहद आकर्षक बन पड़ा था। जी हाँ, मुझे मालूम है, जिद में आप ये किताब ले जा रही हैं। लड़कियों को रात में टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना पढ़ेंगी। टू हेल विद योर बुक। पाँव पटकती कित्ती बाहर चली गई थी। परीक्षा परिणाम जब घोषित हुए तो राजीव ने कित्ती को बधाई दी थी। मुझे उस दिन सचमुच नहीं पता था आप ही मेरी प्रतिद्वंदिनी हैं। मैं आपकी ना मित्र हूँ ना प्रतिद्वंदी, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। वाह, आपके साथ डर का रिश्ता तो हमेशा बना रहेगा। नहीं जनाब, आपको मुझसे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप चाहें तो मुझे चोटी से नीचे तो ज़रूर ढकेल सकती हैं। व्हाट रबिश। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब देखिए, आप मुझसे बस 2 नंबर पीछे हैं। जब चाहेंगे मुझे टॉप पोजीशन से दूसरे नंबर पर आसानी से ढकेल सकती हैं ना? राजीव मुस्कुरा रहा था। ओह रियली, आपका मतलब मेरी सेकंड पोजीशन से है? जी हाँ, मेरी बधाई। उस दिन मैंने आपको गलत जज किया। मैं समझा आप भी ज़्यादातर लड़कियों की तरह सिर्फ। यानी अगर आप उस दिन मुझे वो किताब लेने देते तो टॉप मैं ही करती। दोनों जी खोलकर हंस पड़े थे। उस दिन के बाद से राजीव अक्सर कित्ती से बातें करने लगा था। राजीव की मेधा हाजिर जवाबी ने कित्ती को मुग्ध किया। वो राजीव के पीछे पागल सी हो उठी थी। राजीव को कित्ती का साथ अच्छा लगता। कॉलेज पिकनिक पार्टीज़ में कित्ती के साथ दीपा, राजीव और रोहित रहते। चारों की मित्रता साथियों में मशहूर थी। राजीव के माता पिता पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे। अपने कुल गोत्र के प्रति वे बेहद सजग थे। स्वयं राजीव को अपने उच्च कुल गोत्र पर गर्व था। कई बार बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया था कि वो उच्च कुल गोत्र वाली ब्राह्मण लड़की से ही विवाह करेगा। उसकी वे बातें कित्ती का मुंह मलिन कर जाती। सिर्फ जाति से इंसान ऊंचा नीचा अच्छा बुरा नहीं बनता राजीव, उसके अपने गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उच्च कुलीन लड़की के संस्कार भी अच्छे ही होंगे। कभी कभी ऊंची दुकान के पकवान फीके होते हैं। दीपा कित्ती का साथ देती। हो सकता है, पर विवाह के मामले में मैं अपने माँ बाबा की बात को ही महत्व दूंगा। एकांत में दीपा कित्ती को समझाती कि वो राजीव का ख्याल छोड़ दे, पर कित्ती पर उसकी बातों का असर ही नहीं पड़ता। उसे राजीव में अपने सपने साकार होते दिखाई देते। दीपा झुंझलाती, ये सब रोमांटिक कहानियों का नतीजा है। जिंदगी में कोरी भावुकता काम नहीं देती। इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। राजीव का ख्याल छोड़ दे वरना फिर दिल टूटेगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ। विवाह करूँगी तो बस राजीव से, वरना शादी ही नहीं करूँगी। देख लूँगी तेरी ये बात भी कितनी सच होती है। दीपा चैलेंज करती। एक रात इमरजेंसी वार्ड में राजीव के साथ कृतिका को ड्यूटी करनी थी। पिछली 2 रातें भी कित्ती ने करीब जाग कर बिताई थीं। कित्ती को देखकर राजीव ने पूछा था, रात को जाग सकेंगी? ये इमरजेंसी वार्ड है। थैंक्स। अगर आप ना बताते तो शायद हम जान भी ना पाते ये इमरजेंसी वार्ड है। राजीव के व्यंग ने कित्ती को तिलमिला दिया। क्या समझता है ये अपने आप को? सच तो ये है, कई बार कित्ती के साथ ड्यूटी करता रोहित सो जाता और कित्ती बिना थके पूरी रात जागती रहती। उस दिन भी कित्ती जमकर बैठ गई। उसे किसी भी हालत में सोना नहीं था। अक्सर अच्छी किस्मत वालों को ड्यूटी में इतने कम मरीज आते कि इंटर्न्स आराम से सो लेते, पर कित्ती की किस्मत में आराम नहीं था। दीपा जब भी बताती वो रात में कितने आराम से सोई तो कित्ती चिढ़ जाती। काश कभी उसकी नाइट ड्यूटी में भी कम मरीज आते, पर शायद सारे मरीज इसी इंतज़ार में रहते कब कित्ती की ड्यूटी लगे और वे एक के बाद एक
पूरी रात आते रहे। उस रात भी एक के बाद एक मरीज आते रहे थे। कित्ती पूरी सावधानी के साथ काम कर रही थी। तभी एक एक्सीडेंट का केस आया था। पति पत्नी के साथ एक नन्हा शिशु था। ट्रक के साथ स्कूटर की टक्कर में पति पत्नी दोनों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी, पर वो नन्हा शिशु छिटक कर दूर जा गिरा था। अपने दुर्भाग्य से अनजान वो प्यारा बच्चा कित्ती को देखकर मुस्कुरा दिया। कित्ती की आंखों में आंसू आ गए। अब इस बच्चे का क्या होगा राजीव? कोई रिश्तेदार आकर ले जाएगा, नहीं तो अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। सपाट आवाज में राजीव ने जवाब दिया था। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनकर रहो, वरना घर वापस चली जाओ और शादी करके बच्चे पालो। हाँ, चाहो तो इस बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकती हो। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस? हम क्या करें क्या ना करें इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तभी बच्चा रोने लगा। उसे गोद में उठा कित्ती ने चुमकारना शुरू किया, पर बच्चा था कि रो ही जा रहा था। कित्ती परेशान हो उठी। लगता है इसके पेट में दर्द है, क्या करें? वाह, अच्छी लड़की हो, इसके पेट में दर्द नहीं है बल्कि इसका पेट खाली है। इसे दूध चाहिए मैडम। राजीव के होठों पर मुस्कान थी। सच कित्ती क्यों नहीं समझ पाई? अब वो क्या करे? नर्स से दूध के इंतज़ाम की बात कह वो फिर अपनी जगह पर आ बैठी। उसके चेहरे पर छाई बेचैनी देख शायद राजीव को तरस आ गया। रिलैक्स माय डियर, यही ज़िंदगी है। इस तरह अपसेट होने से इस प्रोफेशन में सरवाइव कैसे कर पाओगी? न जाने राजीव की सहानुभूति का असर था या बच्चे का लगातार चलने वाला रुदन। कित्ती भी रो पड़ी। काश दीपा वहाँ होती तो कित्ती की कमजोरी पर वो एक जोरदार लेक्चर दे डालती। बिना कुछ कहे राजीव बाहर चला गया। कुछ देर बाद हाथ में गर्म कॉफ़ी के मग के साथ राजीव अंदर आया था। कॉफ़ी पी लो, अच्छा महसूस करोगी। थैंक्स, हमें कॉफ़ी नहीं चाहिए। कम से कम ये तो सोचो, इतनी तकलीफ़ उठाकर कोई तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाया है। अच्छी लड़की की तरह कॉफ़ी पी लो। हम अच्छी लड़की नहीं है राजीव। तो आज बन जाओ, नेक काम में देर ठीक नहीं। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। प्यार से राजीव ने कित्ती को मग थमाया था। नर्स ने आकर बताया, बेबी दूध पीकर सो गया। लवली चाइल्ड। पुलिस आ चुकी थी। कानूनी कार्रवाई के लिए पति पत्नी का पोस्टमार्टम किया जाना जरूरी था। पूरी रात व्यस्तता में बीत गई। सुबह सूजी आंखों के साथ कित्ती हॉस्टल पहुंची थी। दीपा मॉर्निंग शिफ्ट में जा चुकी थी। करवटें बदलती कित्ती रात की घटनाएं बातें दोहराती रही। न जाने कितनी देर बाद वो सो पाई। कॉलेज के प्राइज़ एग्ज़ाम्स जैसे कित्ती या राजीव के नाम लिखे रहते। कभी किसी एग्ज़ाम में राजीव पहले नंबर पर रहता तो कित्ती मायूस हो जाती। दूसरे प्राइज़ एग्ज़ाम के लिए वो जी जान से जुट जाती। जब तक राजीव को पराजित न कर लेती उसे चैन नहीं पड़ता। दीपा को दोनों की इस प्रतिद्वंदिता से डर लगता। सारा कॉलेज जानता है तू बहुत अक्लमंद है, पर राजीव के साथ कंपटीशन के बिना क्या तुझे चैन नहीं पड़ सकता? आखिर इस प्रतिद्वंदिता से क्या मिलने वाला है? इसलिए कि राजीव का ख्याल है लड़कियां गुड फॉर नथिंग होती हैं। उसकी इसी धारणा को गलत सिद्ध करना है। उसके सोच को गलत सिद्ध करके तुझे क्या मिलने वाला है कित्ती? चैन और सुख? भाड़ में जाए तेरा सुख और चैन। जिस दिन हारेगी रो रो कर परेशान कर डालेगी। दीपा हार जाती। कॉलेज की पिकनिक को लेकर खासा उत्साह था। राजीव को चाहने वालों में दिव्या चावला का नाम सबसे ऊपर था। अपनी हर कोशिशों के बावजूद वो राजीव का दिल जीत पाने में असमर्थ रही थी। लड़के जब उसका नाम लेकर राजीव पर छीटाकशी करते तो न जाने क्यों कित्ती को अच्छा न लगता। उस दिन भी बस में दिव्या राजीव के साथ वाली सीट पर बैठी थी। शायद ये लड़कों की पूर्व नियोजित योजना थी कि राजीव के साथ दिव्या ही बैठे। पीछे से गीत शुरू हो गए। ज़्यादातर गीत राजीव और दिव्या की जोड़ी को लेकर गाए जा रहे थे। कित्ती का मूड अचानक बेहद खराब हो आया। पिकनिक स्पॉट काफ़ी खूबसूरत था। एक ओर हरे जंगल, दूसरी ओर नदी का छलछल बहता पानी। लड़के लड़कियां ग्रुपों में बट गए। दीप्ति, अणिमा, कल्पना, दीपा और कित्ती नदी के पानी में उतर गईं। सामने लड़कों ने चेतावनी दी थी, संभाल के मोहतरमा, पानी में भंवर हैं, फंस गई तो बचाने के लिए हमें पुकारना न भूलें। गौतम ने आवाज़ लगाई थी। क्या बात करते हो गौतम? अरे आवाज़ उन्हें दी जाती है जो बचाने की सामर्थ्य रखते हों। दीप्ति नहले पर दहला थी। खाने के पहले अंताक्षरी का प्रोग्राम बन गया। लड़कियों की टीम की लीडर दीपा थी। लड़कों की टीम का नेतृत्व राजीव कर रहा था। दोनों ओर से गाए जाने वाले गीतों से वनांचल गूंज उठा। लड़कों की टीम में रॉबिन भारी पड़ रहा था। हर गीत का जवाब उसके पास था। आखिरी गीत पर लड़कियां चुप पड़ गईं।
किसी को भी कोई पंक्ति याद ही नहीं आ रही थी कि अचानक कित्ती का मीठा स्वर मुखरित हो उठा। उस स्वर ने सबको विस्मय विमुग्ध कर दिया। सचमुच कित्ती जैसी लड़की इतने लोगों के सामने गा भी सकती है, ये अचरज की बात थी। राजीव की ताली ने सबकी तंद्रा भंग की थी। यानी हमारी एलिस इन वंडरलैंड गा भी सकती हैं? हम तो यही जानते थे वो अपने वंडरलैंड में खोई रहती हैं। राजीव की मुग्ध दृष्टि और प्रशंसा से कित्ती अपने में सिमट सी गई थी। सच, ये कैसे हो गया? अम्मा के लाख सिर पटकने पर भी कित्ती ने कभी किसी को गाना नहीं सुनाया, पर आज ना जाने किस अज्ञात शक्ति ने उसे गीत गाने को विवश कर दिया। शायद टीम के हार जाने का उसे भय था और पराजय ने उसे हमेशा कुछ कर गुजरने को उकसाया है। वस्तु स्थिति का ज्ञान होते ही कित्ती का मुंह लाल हो आया। सहेलियों के विस्मय और शाबाशी को सह पाना कठिन लगा था। सबकी नज़रें बचा कित्ती अकेली जंगल की ओर बढ़ गई। एक पेड़ के नीचे बैठी कित्ती अपने रक्ताब मुंह के साथ अपूर्व लग रही थी। न जाने कितनी देर कित्ती वहाँ बैठी रह गई कि एकदम पास से आई राजीव की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। एलिस इन द वंडरलैंड की कहानी शायद तुम जैसी किसी लड़की को देखकर ही लिखी गई होगी। हम एलिस नहीं, कृतिका हैं। दूसरी बात, हमारा कोई वंडरलैंड नहीं है। कल्पना लोक को वंडरलैंड ही कहा जाता है। हाँ, तो देवकन्या इस जंगल में अकेली किसी देव पुरुष से मिलने की कामना कर रही थी। हम क्या कामना करते हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर राजीव। वैसे इस वक्त तो आपके लिए देव पुरुष बनकर ही आया हूँ, वरना शायद कुछ देर बाद आपका हरण जरूर हो जाता। मेरा हरण? जी हाँ, जानती नहीं, यहाँ से कई लड़कियाँ किडनैप की जा चुकी हैं, इसलिए पिकनिक के लिए ये जगह खास तौर से चुनी गई है। कित्ती की आवाज़ में व्यंग था। जी हाँ, और इसीलिए बार बार वार्न किया गया था कि कोई भी लड़की अकेली कहीं ना जाए, पर आप तो न जाने किस दुनिया में रमी रहती हैं। आप यहाँ कैसे आ गए? अचानक तुम्हारी एब्सेंस महसूस की, समझ गया तुम जरूर कोई करिश्मा दिखाने वाली हो, बस तुम्हें खोजता यहाँ तक चला आया। थैंक्स फॉर दिस कंसर्न। वैसे तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लूँ उतनी मूर्ख नहीं हूँ। सचमुच मैंने गलती की। एक बार अपनी नादानी का सबक तुम्हें मिलना ही चाहिए। तेजी से मुड़कर राजीव चल दिया। चारों ओर पसरे सन्नाटे पर दृष्टि डालती कित्ती सचमुच डर गई। तेजी से उठ राजीव को पुकारा था। राजीव ठहरो, हम भी आ रहे हैं। राजीव रुका नहीं, पर कित्ती उसके पास पहुंच गई थी। हमें माफ़ कर दो राजीव, तुमने ठीक कहा था, ये जगह सेफ नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तेज कदम बढ़ाता राजीव लड़कों के साथ जा मिला था। कित्ती को देख लड़कियां चीख पड़ी। दीपा ने पास आ नाराज़गी जताई थी। ए कित्ती, तू कहाँ गायब हो गई थी? जानती है हम तेरे लिए कितने परेशान थे। जरूर ही अपनी विरहिणी राधा को खोज रही होगी, अणिमा गंभीरता से बोली थी। ना ना, राधा नहीं, सीता मैया के साथ अपने राम और लक्ष्मण को ढूंढ रही थी। ठीक कहा ना कित्ती? दीप्ति होंठ दबाए हंसी रोक रही थी। हमें तो लगता है कित्ती किसी नायक के साथ वन पथ पर गई थी। दिव्या के ईर्ष्या युक्त शब्दों में शायद सच्चाई की झलक थी। राजीव के साथ आती कित्ती को उसने जरूर देख लिया था। लौटते समय कित्ती शांत बनी रही। एक दो बार राजीव की दृष्टि जरूर मिली। दृष्टि मिलते ही कित्ती रोमांचित हो उठती। राजीव में मौन था। हॉस्टल पहुंच दीपा ने कित्ती को कुरेदा था। सच बता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीपा। तू झूठ बोल नहीं सकती कित्ती। अपनी दीपा को भी नहीं बताएगी? कित्ती से पूरी बात सुन दीपा सोच में पड़ गई। भोली कित्ती अनजाने ही राजीव को चाहने लगी है, पर राजीव की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था। एक सुबह कित्ती को गाजर घिसते देख दीपा चौंक उठी। अरे ये क्या, गाजर क्यों घिस रही है? तू तो कुकिंग में कभी इंटरेस्टेड नहीं थी कित्ती। गाजर का हलवा बना रहे हैं, बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठा कित्ती ने जवाब दिया था। श्रम से छलक आई पसीने की बूंदों से उसका कमनीय चेहरा और भी दर्शनीय बन पड़ा था। माथे पर झूल आई बालों की लट हटा दीपा ने प्यार से पूछा था। आज ये नया शौक क्यों कित्ती? हॉस्पिटल में क्या कम मेहनत करती है जो आज गाजर का हलवा बनाने का शौक चल रहा है? कल राजीव का बर्थडे है, हम उसे सरप्राइज़ देना चाहते हैं दीपा। पिकनिक में उसने हमें बताया था उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। लगता है तेरे पागलपन का इलाज कराना पड़ेगा। राजीव की हर फरमाइश क्यों पूरा करना चाहती है कित्ती? उसके पीछे भागकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो बहुत प्रैक्टिकल लड़का है। तेरे सेंटिमेंट्स शायद ही समझ पाए। दीपा ने गहरी सांस ली थी। ठीक है, हम पागल ही सही, पर प्लीज़ दीप मेरी मदद कर दे, हमें हलवा ठीक से बनाना नहीं आता। कित्ती की मनुहार को नकार पाना दीपा के लिए संभव नहीं था।
छुट्टी का आधा दिन गाजर का हलवा बनाने में चला गया। हलवा पैक करने के बाद राजीव के पास दीपा को भी जाना पड़ा था। हैप्पी बर्थडे राजीव। दीपा की बधाई पर राजीव चौंक गया। आपको कैसे पता लगा आज मेरी बर्थडे है? एनी हाउ थैंक्स, आपका शुक्रगुजार हूँ। ना, धन्यवाद की असली पात्री तो मेरी ये सहेली कृतिका हैं। पूरे दिन बैठकर आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। आपको बहुत पसंद है ना? ओह, आप गाजर का हलवा बनाना जानती हैं मिस एलिस? सच? ये तो मेरे लिए एक खबर है। राजीव के होठों पर शरारती मुस्कान थी। देख दीपा, ये फिर हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, हम जा रहे हैं। कित्ती का चेहरा लाल हो आया था। अरे रे, ये गजब ना कीजिएगा, हमारा गाजर का हलवा तो देती चाहिए। देखिए, अगर वो किसी और को देंगी तो उसे हजम नहीं होगा। फिर हमें एलिस तो नहीं कहेंगे? ये एलिस की क्या कहानी है राजीव? दीपा भी उस शब्द का रहस्य जानना चाहती थी। बचपन में एलिस इन वंडरलैंड की कहानी पढ़ी थी। कॉलेज में कृतिका को देखकर वो कहानी याद आ गई। सपनों में खोई एक भोली लड़की, बस यही एलिस का रहस्य है। राजीव हंस रहा था। ओह, तो ये बात है। पर राजीव, हमारी कृतिका सिर्फ सपनों में ही नहीं जीती, असली ज़िंदगी में गाजर का हलवा बनाती है, क्लास में अच्छी पोजीशन पाती है, मीठे मीठे गीत गाती है। पर अब तक मेरा फेवरेट हलवा तो मिला नहीं। राजीव ने दीपा की अधूरी बात पूरी कर हलवा मांग लिया था। जन्मदिन मंगलमय हो, कहती कित्ती ने गाजर का हलवा राजीव के आगे रख दिया। हलवा मुंह में डालते ही राजीव का चेहरा खिल उठा। वाह, आज का ये उपहार हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छा हलवा पहले कभी नहीं चखा। इस मीठी भेंट के लिए तहे दिल से शुक्रिया मिस कृतिका। कित्ती का चेहरा खुशी से चमक उठा। सत्र समाप्त होने के पहले राजीव को चिकन पॉक्स हो गई। उसे अस्पताल के छूत रोग वाले कक्ष में रखा गया था। राजीव ने माँ बाप को खबर नहीं दी थी। वे लोग बेकार घबरा जाएंगे, वैसे भी यहाँ आकर क्या करेंगे, मैं बेस्ट डॉक्टर्स की केयर में हूँ। कित्ती तो घबरा ही गई। दीपा के लाख मना करने के बावजूद वो राजीव के लिए साबूदाना दलिया बना कर ले जाती, घंटों उसके पास बैठी रहती, राजीव के मना करने पर हंस देती। घर से दूर अकेले पड़े रहना कितना खराब लगता है, मैं जानती हूँ। अंततः मैं डॉक्टर हूँ, मुझे किसी रोग से डरना नहीं चाहिए ना राजीव? वो तो ठीक है, पर ज़बरदस्ती बीमारी को बुलाना भी तो ठीक नहीं। तुम परेशान मत हो, बचपन में मुझे चिकन पॉक्स हो चुकी है, अब नहीं होगी। उस अकेले कमरे के एकांत में कित्ती का आना, उसके पास बैठ बातें करना राजीव को बहुत अच्छा लगता। वो उसकी प्रतीक्षा करता और कित्ती के आ जाने से उस कमरे का अकेलापन दूर हो जाता। खुशी की लहर की तरह कित्ती कमरे में आती और एकांत कमरा उजाले से भर जाता। कमरे में नीम की पत्तियां सजाते देख राजीव हंस पड़ा था। मैं पहले क्या कम कड़वा था जो नीम की पत्तियां सजा रही हो? लोहे को लोहा ही काटता है, शायद ये नीम की पत्तियां तुम्हारी कड़वाहट कम कर दें। दोनों के सम्मिलित हास्य पर अस्पताल का एकांत कक्ष मुखरित हो जाता। पूरे 25 दिनों बाद राजीव हॉस्टल लौटा था। इस बीच कित्ती ने उसके मन में घर कर लिया था। क्लास के और मित्र साथी भी उसे देखने गए थे, पर उन्हें लौटने की ज़्यादा जल्दी होती। मेडिसिन का विद्यार्थी होने के नाते राजीव ने उनकी जल्दी का बुरा नहीं माना, पर कित्ती का ज़्यादा से ज़्यादा देर उसके पास रुकना उसे बहुत अच्छा लगता। स्वस्थ होते ही राजीव पढ़ाई में जुट गया था। फाइनल परीक्षा का परिणाम उसके लिए विशेष महत्व का था। कॉलेज के बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का पुरस्कार पाने के लिए उसका टॉप करना जरूरी था। कित्ती से भी पढ़ाई पर ध्यान देने का आग्रह किया था। मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। थैंक्स। वैसे तुम्हें चोटी से नीचे गिराने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपनी पोजीशन नीचे मत होने देना राजीव। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कित्ती। आभार की औपचारिकता गैरों के लिए होती है, मुझे गैर मानते हो? कित्ती ने सीधी दृष्टि से सवाल किया था। राजीव कोई जवाब न दे सका। उसका मन कित्ती को भले ही अपना माने, पर घर में माता पिता क्या उसे स्वीकार कर सकेंगे? सच तो ये था, पिछले कुछ दिनों से कित्ती को लेकर उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। वो जान गया था कित्ती एक निहायत भावुक किस्म की लड़की है। उसके कोमल शरीर में एक नन्हा सा दिल धड़कता है। उसे तोड़ देना बहुत बड़ा अन्याय होगा। अपनी व्यवस्था राजीव अच्छी तरह समझता था, इसलिए अपने प्रति कित्ती के प्यार को जानते समझते भी नकारता रहा। दीपा को कित्ती के लिए डर लगता। वो भावुक लड़की दूसरा आघात कैसे सह पाएगी? कित्ती के एक तरफा प्यार पर उसे भरोसा नहीं था। तू तो राजीव पर मरती है, पर क्या कभी उसने अपना प्यार जताया है?
तू कैसे सोच सकती है तेरी उससे शादी संभव है? हम उसे प्यार करते हैं इतना काफ़ी नहीं। हमने सुना है प्यार में बहुत ताकत होती है, इससे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर ये सच होता तो उस अनुराग के साथ तेरा रिश्ता क्यों नहीं बन सका कित्ती? वो भी तो तुझे बहुत पसंद था ना? कित्ती ने ही दीपा को अनुराग के साथ अपनी प्रेम कहानी सुनाई थी। कित्ती का मौसेरा भाई आशीष आर्मी में कैप्टन था। उन दिनों उसी शहर में आशीष की पोस्टिंग थी। जब भी छुट्टी मिलती मौसी के घर आ जाता। आशीष के आ जाने से घर की रौनक बढ़ जाती। उस दिन भी कॉलबेल के बजते ही कित्ती ने दौड़कर दरवाज़ा खोला था। दरवाजे पर आशीष की जगह एक हैंडसम युवक को आर्मी की यूनिफॉर्म में देखकर कित्ती चौंक गई थी। आप किसे चाहते हैं? जी, चाहता तो आपको हूँ, बशर्ते आपको कोई एतराज़ ना हो। युवक के होठों पर मुस्कान थी। बड़े बदतमीज़ इंसान हैं आप। लड़कियों से ऐसे बात की जाती है? मेरे ख्याल में ऐसी बात लड़की से ही की जाती है। एक नौजवान किसी लड़की को ही तो चाह सकता है। सेना में काम करने वाले फौजी अगर लड़कियों से इस तरह छेड़खानी करने लगे तो देश तो चल चुका। क्यों, क्या फौजी इंसान का दिल नहीं रखते? क्या उन्हें प्यार करने का हक नहीं होता? जरूर होता है, पर किसी अनजान घर का दरवाज़ा खटखटा हर दरवाज़ा खोलने वाली लड़की से प्यार का इजहार करना क्या शराफत है? अजी, आप जैसी लड़की देखकर तो अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। हम क्या चीज़ हैं? युवक हंस रहा था। घबराइए नहीं, हमारे आशीष भैया कैप्टन हैं, आपका कोर्ट मार्शल करा देंगे। अरे, वो मेरा क्या कोर्ट मार्शल करेगा? अगर यहाँ होता तो दिखा देता कैसे सैल्यूट मारकर सलाम करता। इस मुगालते में न रहें जनाब, हमारे आशीष भैया किसी से दबने वाले नहीं हैं। अब आप जाते हैं या पुलिस को फ़ोन करें? अंदर से कित्ती कितना डर रही थी। अम्मा पापा दोनों ही एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। हे कम ऑन बेबी, बच्चों के लिए गुस्सा ठीक नहीं है। खुले दिल से युवक हंस पड़ा था। हम बेबी नहीं हैं समझे मिस्टर। अनुराग आपके कज़िन आशीष का पक्का दोस्त हूँ। अनुराग आपके कज़िन आशीष का पक्का दोस्त हूँ। लगता है वो अभी तक नहीं पहुँचा। हमेशा का लेट लतीफ़ है तुम्हारा ये भाई। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा। किसकी बुराई कर रहा है अनुराग? लगता है मेरी पीठ पीछे मेरी बहन को भड़काया जा रहा है। अचानक पीछे से आकर आशीष ने कित्ती को चौंका दिया था। ये तुम्हारे दोस्त हैं भैया? क्यों, कोई शक कित्ती? अनुराग मेरे बचपन का दोस्त है। और अन्नू, ये मेरी इकलौती प्यारी बहन कृतिका, इस साल मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रही है। छी भैया, हम मैट्रिक तो 2 साल पहले पास कर चुके, अब 2 महीने के बाद 12वीं पास करेंगे। पास तो हो जाएगी ना? आशीष ने फिर छिड़ा था। सिर्फ पास ही नहीं होंगी भैया, देख लेना बोर्ड में पोजीशन लाऊंगी, कुछ गर्व से कित्ती ने कहा था। क्या कहा? बोर्ड में पोजीशन लाएंगी? भाई आशीष, आजकल लड़कियां भी बेपर की उड़ाने लगी हैं। काश भगवान इन्हें शक्ल के साथ अक्ल भी दे देता। अनुराग ने कित्ती को चिढ़ाया था। आप क्या समझते हैं, लड़कियों में अकल नहीं होती? जानते हैं, मैट्रिक में पूरे बोर्ड में हमारी चौथी पोजीशन थी। हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिला था। सच? ये तो लड़कों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हुई ना आशीष। तालियां बजाकर अनुराग ने दाद दी थी। वैसे ये सच बात है, बड़ी ज़हीन है हमारी कित्ती। आशीष के स्वर में कित्ती के लिए प्रशंसा थी। अम्मा और पापा वापस आ गए थे। अनुराग से मिलकर दोनों बहुत खुश हुए। अनुराग की हाजिर जवाबी ने पापा का मन जीत लिया। वो हमेशा से फौज वालों की जिंदा दिली के कायल थे। अनुराग और आशीष के कहकहों से घर गूंज उठा। अम्मा ने अनुराग से बार बार कहा था, इस घर को अपना ही घर समझना बेटा, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लगा। पापा ने भी आशीष भैया से कहा था, जब भी आओ अपने इस दोस्त को जरूर लाना। पूरे घर पर अपनी छाप छोड़ अनुराग वापस आ गया था। अम्मा पापा काफ़ी देर तक उसके बारे में बातें करते रहे थे। उस रात किसी भी काम में कित्ती का मन नहीं लगा था। किताबों के पृष्ठ बिना पढ़े खुले रह गए। नींद कोसों दूर थी। मन में मीठी गुदगुदी उठ रही थी। बार बार शाम की घटनाएं दोहराते न जाने कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। उस दिन के बाद से दूसरी ही कित्ती थी। उसे अनुराग की प्रतीक्षा रहती। अनुराग के बिना सब कुछ सूना लगता। अनुराग के आते उसका जीवन पूर्ण हो उठता। जीवन में जैसे बसंत आ गया था। आशीष के मेस में नए साल का प्रोग्राम था। मौसा मौसी के साथ कित्ती को भी इनविटेशन मिला था। अनुराग ने कित्ती को खास तौर से कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया था। कित्ती समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी ड्रेस पहने।
अम्मा को ऐसे कार्यक्रमों में रुचि नहीं थी। पापा को अचानक बाहर जाना पड़ गया। आशीष की ड्यूटी थी, उसका आना संभव नहीं था। कित्ती का मन बुझ गया। सपने टूटते से लगते थे, पर अनुराग ने समस्या का समाधान तुरंत कर दिया। ठीक 8 बजे वो कित्ती को पिकअप कर लेगा। अम्मा से आशीष ने आसानी से परमिशन ले ली थी। कित्ती को ले जाने और पहुंचाने की जिम्मेवारी खुद अनुराग ने ली थी, इसलिए प्रोग्राम में कित्ती को जाने देने में कोई हिचक नहीं थी। कई ड्रेसेस ट्राई करने के बाद अंततः कित्ती ने हल्के तरबूजी रंग का सलवार सूट चुना था। सूट पर सुनहरे सितारे टके थे, चुन्नी पर भी सुनहरा गोटा था। ममेरी बहन की शादी में यही सूट पहनकर जब कित्ती बाहर आई थी तो लोग उसे देखकर उस पर से निगाहें हटाना भूल गए थे। जीजा जी का छोटा भाई तो पूरी शादी में उसी के आगे पीछे घूमता रहा था। कित्ती को पिकअप करने आए अनुराग की आंखें उसे देखकर चमक उठी थीं। होंठ गोल हो गए थे। सीटी बजाकर अनुराग ने अपना अप्रूवल दे दिया था। संभल कर रहना कित्ती, आज कई लोग होश खो बैठेंगे। छी, आप तो बस। दिस कलर सूट्स यू, एकदम परी लग रही हो। पर देखो, मेरे अलावा किसी और के साथ डांस का ऑफर मत एक्सेप्ट करना, वरना वो ले उड़ेगा। अनुराग फिर मजाक के मूड में आ गया था। आर्मी मेस रंगीन रोशनी की झालरों से जगमगा रहा था। हॉल के बाहर आशीष उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आशीष और अनुराग के बीच चलती कित्ती जैसे सपने में जाग रही थी। हल्का संगीत वातावरण को नशीला बना रहा था। कित्ती को देख नौजवान फौजियों के दिलों की धड़कन जरूर बढ़ गई थी। आशीष ने अपने कर्नल की पत्नी से कित्ती का परिचय कराया था। मैम, माई कजिन कृतिका। स्वीट गर्ल, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। प्यार से कित्ती को अपने पास बैठने की जगह दे उन्होंने आशीष को मानो अनुग्रहित किया था। म्यूजिक शुरू होते ही जोड़े डांस के लिए फ्लोर पर उतरने लगे। कॉलेज की लड़कियों के साथ कित्ती ने भी डांस सीखा जरूर था, पर यहाँ तो सब कुछ परी कथा जैसा लग रहा था। कर्नल की पत्नी अपने पति के साथ फ्लोर पर नृत्य कर रही थी। अचानक कित्ती अपने को बेहद अकेला सा महसूस करने लगी। तभी अनुराग आया था। मेरे साथ डांस करोगी कित्ती? ना, नहीं, हमें डांस नहीं आता। कम ऑन, डोंट बी अ बोर, हम सिखा देंगे। नहीं, हम डांस नहीं करेंगे। आशीष भैया कहाँ हैं? हम घर जाएंगे। ना जाने क्यों उस माहौल में कित्ती को रोना सा आ गया। घर के वातावरण में ऐसी स्वच्छंदता कल्पना से परे थी। एकदम बच्ची हो तुम, बेटर ग्रो अप। अनुराग दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा था। कित्ती की आंखें छलछलाईं। निश्चय ही उसने अनुराग का मूड खराब कर दिया था, पर यहाँ आने के पहले अगर उसे पता होता यहाँ सिर्फ डांस और ड्रिंक्स होंगी तो वो क्या आती। आशीष के आते ही कित्ती ने घर वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी। थोड़ा और रुक जा कित्ती, डिनर सर्व होने ही वाला है। आशीष ने उसे रोकना चाहा था। नहीं भैया, तुम हमें ड्राइवर के साथ भेज दो, हमें खाना नहीं खाना है। कित्ती के स्वर में जिद थी। अंततः आशीष को कित्ती की बात माननी ही पड़ी थी। घर पहुंच कित्ती सिरदर्द के बहाने के साथ कमरे में चली गई थी। जी भर रो चुकने के बाद कित्ती को लगा था उससे गलती हो गई। उसने आशीष और अनुराग दोनों को नाराज़ कर दिया। पूरी रात करवटें बदल सुबह सुबह कित्ती ने आशीष को फ़ोन लगाया था। फ़ोन पर आशीष के अदले ने बताया था, साहब सो रहे हैं, कल रात बहुत देर से सोए थे, इसलिए आज छुट्टी के दिन देर से उठेंगे। कित्ती का सूखा मुंह देखकर माँ ने कारण जानना चाहा था। क्या बात है कित्ती, सुस्त दिख रही है? कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ा थक गई हूँ। 2 दिन बाद आशीष और अनुराग अपने पुराने मूड में घर आए थे। अब तो डांस क्लासेस ज्वाइन कर ले कित्ती, वरना आर्मी ऑफिसर मिलने से रहा। आशीष भैया के मजाक पर कित्ती लाल हो उठी थी। क्यों भाई, कित्ती आर्मी ऑफिसर से ही शादी करेगी, ये कैसे जाना? मुझे तो लगता है कित्ती आर्मी लाइफ से डरती है। क्यों कित्ती, ठीक कहा ना? अनुराग भी हंस रहा था। हम किसी से नहीं डरते, मुश्किल से कित्ती ने इतना कहकर मानो दिल की बात कह दी थी। फौजी वर्दी में अनुराग का व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखता। 12वीं में पढ़ रही कित्ती के लिए अनुराग सपनों के राजकुमार से कम नहीं था। किसी रोमानी कहानी के नायक रूप में कित्ती अनुराग पर दिलो जान से फिदा थी। अनुराग के घर आते ही कित्ती उसके आसपास ही मंडराती। अनुराग भी कित्ती को जहाँ जब मौका मिलता छेड़ने से बाज नहीं आता। आशीष भी अनुराग का नाम ले कित्ती को छेड़ता रहता। देख कित्ती, तूने अनुराग के सामने कहा है 12वीं में बोर्ड भर में टॉप करेगी। अगर ये बात सच ना हुई तो अनुराग के साथ तेरी शादी का चांस खत्म। वो फौजी है, जो कहा है करके दिखाना होगा, समझी?
अचानक एक दिन आशीष ने कित्ती को चौंका दिया। मौसी, हमारी कित्ती के लिए अनुराग कैसा रहेगा? क्यों, क्या अनुराग ने कुछ कहा है? माँ शंकित हो उठी। कहने की क्या जरूरत है, देखती नहीं कित्ती उसे देखते ही खिल जाती है। खिले चाहे मुरझाए, हमें फौजी को लड़की नहीं देनी है। ले देकर एक ही बेटी है, उसे बेमौत नहीं मारना है। मौत कभी बेमौत नहीं आती अम्मा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आशीष भैया ठीक कहते हैं। इतनी सी बात कहकर कित्ती ने माँ के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। आश्चर्य से माँ की आंखें फैल गईं। बित्ते भर की छोकरी की हिम्मत तो देखो, कैसे माँ के सामने अपनी शादी की रजामंदी जता गई। पढ़ाई लिखाई का और नतीजा क्या होना था। कित्ती के पापा से कितना कहा उसे अधिक ना पढ़ाएं, पर उन्हें तो उनके दोस्त उल्टी पट्टी पढ़ा गए हैं। बेटी को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। कित्ती की माँ की समझ में नहीं आता, लड़की को उतना पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है। आखिर तो उसे घर के चूल्हे बासन में ही जिंदगी बितानी है। पत्नी से पूरी बात सुन कित्ती के पापा सोच में पड़ गए। सोच विचार कर उन्हें अनुराग अच्छा ही लगा। सबसे बड़ी बात, वो उन्हीं की जात बिरादरी का था। आखिर अनुराग में कमी ही क्या है? अच्छे भले खानदान का पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ, शादी के लिए उसे बस 2-3 साल रुकना होगा। क्यों? जब तुमने उसके साथ कित्ती की शादी की ठान ही ली है तो 2-3 साल शादी टालने का मतलब क्या है? अरे अभी हमारी कित्ती है कित्ती सी, 2-3 साल बाद थोड़ी समझ तो आएगी, ग्रेजुएट भी हो जाएगी। तुमने भली कही। अरे इस उम्र में तो मैं राजू की माँ बन गई थी। 17 पार कर गई है। हमारी बिरादरी में बड़ी उम्र वाली लड़कियों के लिए लड़का खोजना क्या आसान बात है? माँ झींकती। हमारी कित्ती को लड़के वाले खुद खोजते आएंगे। विष्णुदेव ठीक कहते हैं, अपनी बुद्धि और विद्या से कित्ती घर का अंधेरा दूर करेगी। ठीक है, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझे दोष मत देना, अपने विष्णु के पास ही जाना। माँ ने मुंह बिचका स्थिति स्वीकार कर ली। दूरंदेशी पापा ने आशीष के द्वारा अनुराग तक अपना संदेशा भिजवाया था। शादी भले ही जल्दी ना हो, पर सगाई तो की जा सकती है। किसी बंधन में बंध जाने के बाद दोनों ओर की बाध्यता रहती है। व्यापारी पापा के मन में सर्विस वालों के लिए विशेष आदर भाव रहता। उस पर अनुराग की फौजी वर्दी और रौब दाब ने पापा को मुग्ध किया था। जीवन मृत्यु तो विधाता के हाथ है, आदमी पर उसका वश नहीं चलता। पापा के इसी विश्वास ने पुत्र की मृत्यु पर भी उन्हें दृढ़ बनाए रखा था। कृतिका के पहले उसके भाई का जन्म हुआ था। 3 वर्ष की छोटी उम्र में मामूली बुखार में ही वो माँ बाप को बिलखता छोड़ इस संसार से विदा ले गया। माँ दुख में पागल सी हो गई, पर पापा ने अपने को विचलित नहीं होने दिया। प्रभु इच्छा कह उन्होंने माँ को भी साहस दिया था। कित्ती का जन्म इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। माँ हर वक्त सीने से चिपकाए रहती। कई वर्षों तक तो उन्हें यही डर रहता, कहीं बेटे की तरह बेटी भी उन्हें छोड़ न जाए। बचपन से उसकी हर बात पूरी की जाती रही। शायद यही वजह थी उसका बचपना, उसकी जिद बड़े होने पर भी नहीं छूट सकी। माँ पापा के प्यार के साए में कृतिका ने कभी दुख की परछाई भी नहीं जानी। अनुराग के लिए जब पापा ने उसका संदेशा भेजा तो कित्ती का मन झूम उठा। उसकी हर पूर्ण इच्छा की तरह विवाह के लिए भी मनचाहा साथी मिलने जा रहा था। जीवन का हर क्षण संगीतमय हो उठा था। संदेशा लेकर जाते आशीष ने उसे छेड़ा था। देख कित्ती, तेरा दूध बनकर जा रहा हूँ। अच्छी सी खबर लाने पर मनचाहा वरदान देना होगा, समझी? ठीक है, पहले खबर तो लाओ। नहीं, पहले लेन देन की बात तय हो जानी चाहिए, कहीं बाद में धोखा ना खाना पड़े। ओके, क्या चाहिए बोलो। अपने लिए एक प्यारी सी भाभी खोज कर देनी होगी। बस बोलो कैसी लड़की चाहिए, लाइन लगा दूंगी। मेरे भैया तो हर लड़की की चाहत होंगे। तब तो ठीक है, इधर तेरे लिए हाँ हुई नहीं कि उधर तू मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देगी। बात साफ है ना? हाँ हाँ, पर शादी के लिए तो तुम्हें एक ही लड़की चाहिए, बेकार लाइन क्यों लगवाओगे? अरे भाई, पुरुष का ईगो भी तो कोई चीज़ होता है या नहीं? दूसरों के सामने सीना ठोक कर कह सकूंगा, मेरे लिए भी लाइन लगी थी जनाब। कृतिका हंसते हंसते दोहरी हो गई। उस दिन का गया आशीष 1 हफ्ते तक गायब रहा। कित्ती परेशान थी, कहीं अनुराग ने मना तो नहीं कर दिया, पर वैसा कैसे संभव था? न जाने कितनी बार बातों बातों में उसने कहा था उसे कृतिका जैसी सुंदर मासूम लड़की चाहिए। एक दिन तो हंसकर पूछा भी था, अगर मैं कहूँ तो मेरे साथ शादी करोगी कित्ती? उसकी हर बात में कित्ती के लिए प्यार की झलक होती। कित्ती के मुंह से निकली बात पूरी करना अनुराग का फर्ज हो जाता।
भाई हम फौजी जिसे चाहते हैं उसकी हर बात पूरी करते हैं। हम देश को प्यार करते हैं तो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। छी, ऐसे कुबोल नहीं बोलते बेटे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। माँ सहम जाती। 12वीं में पढ़ रही कित्ती के सपनों का शहजादा अनुराग अंततः फरेबी निकला। काश कित्ती उसकी मीठी बातों पर विश्वास न रख धोखा न खाती। आशीष भैया ने धीमे स्वर में माँ से सच्चाई बताई थी। उसे हमारी कित्ती बच्ची लगती है, कहता है उसमें अभी बहुत बचपना है, उसके साथ शादी संभव नहीं। झूठ, सफ़ेद झूठ। दांत पीसती कित्ती बड़बड़ाई थी। एक नहीं 1000 बार उसने कहा था कि कित्ती फिल्म की हीरोइन बनने लायक है, बशर्ते अनुराग उसका हीरो हो। 5 फीट 4 इंच लंबी कृतिका अपनी 17 वर्षीय आयु से 2-4 साल ज़्यादा ही दिखती थी। उसकी बढ़त देखकर तो माँ की रातों की नींद उड़ गई थी। बार बार पापा से कहती, हमारी बिरादरी में इस उम्र की लड़कियां शादी करके घर बसा लेती हैं, एक तुम हो कि आंखें मूंदे बैठे हो। पापा कित्ती की जल्दी शादी के पक्ष में नहीं थे, पर अनुराग उन्हें भी भा गया था। इसीलिए उसके साथ कित्ती की सगाई के लिए तैयार थे, पर शर्त यही थी कि विवाह 2-3 वर्षों के बाद किया जाएगा। अनुराग की ना ने पूरे घर को चोट पहुंचाई थी। कृतिका तो स्तब्ध रह गई थी। अपने प्यार का वैसा अंजाम कैसे सहे? आशीष ने प्यार से उसे तसल्ली देनी चाहिए थी। जाने दे कित्ती, अनुराग जैसे 1000 लड़के पीछे दीवाने से घूमेंगे। आर्मी की नौकरी बाहर से अच्छी लगती है, बॉर्डर पर जब इन्हें जाना पड़ता है तो बीबी को सालों अकेले रहना पड़ता है। मौसी ठीक ही कहती हैं, फौज की नौकरी भी भला कोई नौकरी होती है। हम अपनी कित्ती के लिए एक अच्छा सा लड़का खोजेंगे। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। कित्ती रो पड़ी थी। टूटे सपनों को सहज पाना कित्ती को कठिन लग रहा था। अम्मा से छिपाकर उसने अनुराग को पत्र लिखे। पत्रों में उसने अपने दिल का हाल बेहिचक लिख दिया था। अनुराग उसे स्वीकार नहीं करेगा तो अपने जीवन का अंत कर लेगी। फ़ोन पर अनुराग ने उसे समझाना चाहा था। सच कहता हूँ कृतिका, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। तुम अपना मन पढ़ाई में लगाओ, अभी तुम बच्ची हो, बाद में मेरी बात समझोगी। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? फ़ोन पर कित्ती रो पड़ती। शायद अनुराग ने सारी बातें आशीष को बताई थीं। अनुराग की परेशानी वाजिब थी। ये सच था, आशीष के साथ घर में जाकर उसे अच्छा लगता। आशीष और अनुराग दोनों मिलकर कित्ती को चिढ़ाते। उसके उस हास परिहास को कृतिका इस गंभीरता से ले लेगी, इस बात की उसने कल्पना भी नहीं की थी। इतने दिनों में वो जान गया था कृतिका कितनी भावुक लड़की थी। उसके साथ कुछ समय बिताया जा सकता था, पर जीवन भर का साथ निभाना मुश्किल था। फौजी आदमी को तो एक नितांत व्यवहारिक पत्नी चाहिए जो हर परिस्थिति में अपने को संयत रख सके। कृतिका उस श्रेणी में कतई फिट नहीं बैठती। आशीष ने लाख समझाया कित्ती अनुराग को खत ना लिखे, फ़ोन ना करे, पर प्रेम दीवानी कित्ती पर कोई असर नहीं होता। उसके प्यार को कोई नकार दे उसे सहन नहीं होता। माँ पापा परेशान थे। पापा ने भी अनुराग की मिन्नतें की, पर वो अपने फैसले से नहीं डिगा। अंततः बॉर्डर पर अनुराग की पोस्टिंग ने उसे उस दुश्चिंता से मुक्त कर दिया। अनुराग के चले जाने पर कृतिका को लगा था उसकी दुनिया ही उजड़ गई, पर तभी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसकी सफलता ने उसके मन का अवसाद कुछ कुछ कम कर दिया। मेडिकल कॉलेज की व्यस्तता ने अनुराग को भुला देने में काफ़ी मदद की थी। दीपा से कित्ती ने अपने मन की कोई भी बात नहीं छिपाई थी। दीपा कित्ती के बचपने पर हंस पड़ी थी। अच्छा, तो कित्ती शुरू से अनारकली थी। हाय रे शहजादे अनुराग, तेरी ही किस्मत खराब थी जो ऐसी नायाब चीज़ मिस कर गया। देख दीपा, तू हंसी मत उड़ा। तू क्या जाने प्यार की चोट कैसी होती है, वो भी पहले पहले प्यार की। ठीक कहा ना? दीपा हंसती। मैं नहीं जानती तू प्यार का मतलब भी समझती है। अगर नहीं समझती तो समझा दे। मैं कैसे समझाऊंगी, वक्त आने दे, तू अपने आप समझ जाएगी। उसी दीपा को देख आशीष मुग्ध हुआ था। पोस्टिंग पर जाने से पहले उसे 7 दिनों की छुट्टियां मिली थीं। छुट्टियों में घर न जाकर आशीष कृतिका के पास आ गया था। कृतिका और आशीष के साथ दीपा का होना जरूरी होता। साथ घूमने जाने की बात पर कृतिका नाराज हो उठती। देख दीपा, अब ज़्यादा नखरे मत दिखा। आशीष भैया से बातों में तू ही जीत सकती है, मेरी तो बस हंसी उड़ाते हैं। मैं किसी से हारना जीतना नहीं चाहती। आप डरती हैं? धीरे से आशीष ने कहा था। क्या? मैं डरती हूँ? किससे? क्यों? अपने आप से डरती हैं आप। वाह, ये अच्छी बात कही आपने। भला अपने से कोई डरता है? डरता है। आप डरती हैं कि कहीं अपना दिल ना हार जाएं। छी, भला ये भी कोई बात हुई? दीपा के चेहरे का रंग बदल सा गया। तब साथ चलिए।
अच्छा, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि मैं अपना दिल नहीं हारूंगी, मुझे आपके साथ जाना होगा? जी हाँ, एकदम ठीक समझी। मेरा चैलेंज है, अगर 2 दिन मेरे साथ रहीं तो आप अपना दिल हार बैठेंगी। पर मैं तो अपना दिल पहले ही हार चुकी हूँ आशीष जी। यानी कि आप मुझे पसंद करती हैं? आशीष का चेहरा खिल उठा था। जी हाँ, आप अच्छे इंसान हैं, पर जिसके लिए मैंने दिल हारा है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिसर्च करने यूएसए गए हैं। उनके भारत आते ही हमारा विवाह हो जाएगा। दीपा हल्के से मुस्कुराई थी। ओह, आई एम सॉरी। उसके बाद आशीष नहीं रुका। जरूरी काम का बहाना कर जल्दी वापस चला गया था। कृतिका ने दीपा को आड़े हाथों लिया था। ए दीपा की बच्ची, एक हम हैं जो अपने दिल की हर बात तुझे बताते हैं, और एक तू है इतना बड़ा राज सीने में छिपाए बैठी है। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। पूरी बात जाने बिना दोस्ती खत्म कर देना ठीक है क्या? और जानने को बाकी ही क्या है? बहुत बाकी है कित्ती। दीपा गंभीर थी। ठीक है तो बता अपनी बात। लंबी कहानी है, धैर्य रख पाएगी? ओफो, तो शुरू तो कर। शुरू ही नहीं करेगी तो धैर्य क्या रखूंगी, खाक। ठीक है तो सुन। दीपा ने अपनी कहानी शुरू की थी। मद्रास में अप्पा स्टेशन की बुकिंग ऑफिस में काम करते थे। हमारा पुश्तैनी घर मद्रास से 30 मील दूर था। रोज़ सुबह अप्पा मद्रास जाते और रात में वापस आते। घर में अम्मा, बड़ी बहन सीता और मैं थी। सीता तब 10वीं में पढ़ रही थी और मैं 7वीं में। अम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हमारी पढ़ाई के लिए बहुत कंसर्न थी। बचपन में पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयाँ अम्मा दूर कर देती, पर जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में गए, अम्मा को हमारी कठिनाइयाँ दूर करने में मुश्किल होने लगी। अप्पा के पास तो समय ही नहीं था। हाफ ईयरली परीक्षा में सीता मैथ्स में फेल हो गई। अप्पा को स्कूल बुलाकर टीचर ने चेतावनी दी, अगर सीता के लिए मैथ्स की ट्यूशन नहीं लगाई गई तो उसे परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। अप्पा परेशान उठे। तभी अम्मा को राघव की याद आई थी। राघव दूर के रिश्ते में अम्मा का भतीजा लगता था। उसका घर से आना जाना था। अम्मा और अप्पा दोनों ही राघव पे पूरा विश्वास रखते थे। अक्सर शाम को हमारे ही घर खाना खाता। अप्पा के पीछे अम्मा उससे घर के कई छोटे छोटे काम करवा लिया करती थी। राघव उस समय हॉस्टल में रहकर बीएससी कर रहा था। अप्पा के प्रस्ताव को राघव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है, आज से सीता को पढ़ाने का जिम्मा मेरा। रोज कॉलेज से लौटकर सीता को पढ़ा दिया करूँगा। अप्पा और अम्मा गदगद हो उठे। राघव रोज शाम को सीता को पढ़ाने आने लगा। अम्मा उसे ज़बरदस्ती रात का खाना खिलाकर ही वापस भेजती। राघव की आपत्ति पर अम्मा प्यार से समझाती, अरे 4 लोगों का खाना बनता है ही, उसमें एक आदमी के लिए थोड़ा सा भात ही तो ज़्यादा डालना होगा। तुम मेरे बेटे जैसे हो या नहीं? बेटे जैसा क्यों, मैं आपका बेटा ही हूँ। राघव के उत्तर पर अम्मा निहाल हो उठती। मामा की लड़की की शादी में अम्मा और अप्पा के साथ दीपा भी कोयम्बटूर गई थी। सीता के फाइनल एग्जाम्स पास थे, उसे घर पर ही छोड़ा गया। रात में राघव घर में आकर सो जाएगा। अपनी ओर से पक्की व्यवस्था कर अम्मा अप्पा निश्चिंत मन से शादी में गए थे। वापस लौटने पर दीपा को सीता कुछ बदली बदली सी लगी थी। अपने आप में गुमसुम कुछ सोचती सी सीता से दीपा नाराज भी हो गई थी। ऐसी भी क्या पढ़ाई, यह भी नहीं पूछा शादी में क्या हुआ? बता क्या हुआ? सीता की धीमी निरुत्साहित आवाज़ पर भी दीपा ने पूरे उत्साह से शादी के मज़ेदार किस्से सुना डाले। कई बार मज़े की कोई बात बताती दीपा खिलखिला उठी, पर सीता को जैसे कुछ मज़ा ही नहीं आया। राघव भी जैसे नजरें से चुरा रहा था। अम्मा ने पूछा था, क्या हुआ राघव, तबीयत तो ठीक है? पिछले कुछ दिनों से रात में बुखार आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया? नहीं, सोचता हूँ एक बार घर हो आऊँ, हवा पानी बदलने से ठीक हो जाएगा। माँ भी बीमार है। हाँ, यही ठीक रहेगा। 1 सप्ताह में वापस आने की बात कहकर गया राघव 1 महीने तक नहीं लौटा। अम्मा उसे रोज़ याद करती। ना जाने लड़का कैसा हो, कोई खबर भी नहीं थी। तुम चिट्ठी क्यों नहीं डाल देती अम्मा? दीपा पूछती। अरे शहर से कोसों दूर उसका गांव है, वहाँ क्या चिट्ठी पहुँचेगी? सीता किताबों में मुंह गड़ाए रहती, पर लगता वो पढ़ने की जगह को सोच रही होती। 2-3 सुबह सीता को उल्टी करते देख अम्मा घबरा गईं। सीता को अलग कमरे में ले जाकर अम्मा ने न जाने क्या पूछताछ की। सीता को मारती, गालियां देती, उसे कमरे में बंद कर बाहर न आने की हिदायत दे आंचल ढक अम्मा रोती बैठी रह गई थी। अप्पा के आने पर न जाने क्या खुसफुस चलती रही। पूरे दिन बाद जब सीता का कमरा खोला गया तो वो निष्प्राण पड़ी थी। कमरे में चूहे मारने की दवा की पूरी डोज ने सीता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। चेहरे पर पीड़ा के निशान स्पष्ट थे।
अम्मा दहाड़ मार कर रो पड़ी। बहुत छिपाते छिपाते भी बात बाहर फैली गई। सीता अनब्याही माँ बनने वाली थी। किसी तरह बात रफा दफा करवा अप्पा ने कलकत्ता ट्रांसफ़र करवा लिया। कलकत्ते में हमारी बिरादरी वालों तक हमारी कहानी पहुंच चुकी थी। हमें देख ताने कसे जाते। अप्पा की हिम्मत की दाद दूंगी। उन्होंने साहस के साथ हमें सहारा दिया। मेरी पढ़ाई जारी रखी। जहां हमारे जाति वाले हमसे नफरत करते, पास का बंगाली परिवार हमसे प्यार करता, हमारे सुख दुख में शामिल होता। हमारी पूरी कहानी जान कर भी उन्हें हमसे हमदर्दी थी। उस घर की बड़ी बहू मुझे बंगला पढ़ाती, अम्मा का साथ निभाती। सच तो ये है, हम लोग उन्हीं की वजह से अपना दुख का समय काट सके। उसी घर का छोटा बेटा प्रशांत मेधावी होने के साथ ही अंतर्मुखी था। बचपन में बाएं पैर में पोलियो होने की वजह से जीवन की भागम भाग में वो भले ही सबके साथ न चल सका, पर अपनी बुद्धि और मेधा से हर परीक्षा में सर्वोच्च अंक पा सबको चमत्कृत करता रहा। अपने अकेलेपन से ऊब मैं प्रशांत के पास गई थी। उस समय मैं 12वीं में थी और प्रशांत जेनेटिक इंजीनियरिंग में बीएससी कर रहा था। आप अकेले कैसे रह लेते हैं, कभी बोर नहीं होते? मैं अकेला कहाँ हूँ, देखती नहीं इतनी सारी बुक्स मेरे साथ हैं। सचमुच दीपा ने प्रशांत को हमेशा किताबों में ही डूबा पाया था। बाप रे, कैसे पढ़ लेते हैं इतनी मोटी मोटी किताबें। पढ़कर देखो तब पता लगेगा ये कितनी अच्छी दोस्त बन सकती हैं। एक किताब उठा प्रशांत ने दी थी। तुम्हारे इंटरेस्ट की बुक है। तुम्हें कैसे पता मैं बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ? वैसे ही जैसे तुम जान जाती हो मेरा मनपसंद खाना क्या है। मैं जानती हूँ ये बात, दीपा ने आश्चर्य में कहा था। वरना आज इतनी बढ़िया चावल की खीर किसके लिए बनाई है? जानती हो खीर मुझे बहुत पसंद है। अंतर्मुखी प्रशांत उसने शैतानी से मुस्कुराया था। तुम्हें कैसे पता मैं आज खीर बना रही हूँ? बाहर ज़्यादा नहीं जा पाता, इसलिए घर की सुवास अच्छी तरह पहचानता हूँ। वाह, सिर्फ खुशबू से ही क्वालिटी जान जाते हैं। जिसे भगवान कोई कमी देता है उसकी और इंद्रियां अधिक सजग सचेत हो जाती हैं। अचानक ये बात उसके मुंह से निकल गई थी। तुम में कोई कमी नहीं है, बल्कि देखो दीपा, अगर तुम मुझ पर अपनी दया दर्शाना चाहती हो तो कल से मेरे पास मत आना। मैं क्या हूँ, क्या चाहता हूँ अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे किसी की दया स्वीकार नहीं। मुझे माफ़ करना प्रशांत, मैंने वैसा नहीं सोचा था। शायद मैं बहुत कटु हो गया था। मैं जानता हूँ तुम और लड़कियों से बहुत अलग हो। प्रशांत की आवाज़ में पछतावा था। अच्छा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ जनाब लड़कियों की किस्मों पर भी शोध कर रहे हैं? दीपा परिहास पर उतर आई थी। वाह, काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। मैंने हमेशा तुम्हें गंभीर लड़की ही जाना। थैंक्स। अभी आप मुझे जानते ही कितना है। वैसे एक बात बताऊं, बहुत हंसी के पीछे रुदन छिपा रहता है। मेरी गंभीरता के पीछे भी कोई कारण तो जरूर होगा ना। अतीत को भूल जाना ही अच्छा होता है दीपा, वरना वर्तमान दुखद बन जाता है। जो मिले उससे संतोष करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। मैं वही करता हूँ। तुम महान हो प्रशांत, काश मैं तुम्हारी जैसी बन पाती। अचानक दीपा तुम कह गई थी। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। अपनी स्वाभाविकता में कभी कृत्रिमता मत लाने देना। प्रशांत प्यार से मुस्कुरा रहा था। उस दिन से दीपा प्रशांत की ओर खिंचती चली गई थी। तभी संकल्प लिया था डॉक्टर बनूंगी, ताकि प्रशांत की तरह किसी और को विकलांगता का अभिशाप न झेलना पड़े। जानती है कितनी, मेरी तरह प्रशांत को धुंधती जीन्स में सुधार लाने की। हम दोनों अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में जुट गए और फल तेरे सामने है। मैं डॉक्टर बन रही हूँ और प्रशांत जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरी कर यूएसए की छात्रवृत्ति पर शोध करने चला गया है। तेरे अप्पा अम्मा को तेरी शादी पर आपत्ति नहीं होगी दीपा? बड़ी बहू ने अम्मा अप्पा से साफ साफ बात करके मुझे प्रशांत के लिए मांगा था। अपनी बिरादरी से अप्पा को घृणा हो गई। प्रशांत की सज्जनता से वो प्रभावित थे, इसलिए बात तय है। तू लकी है, पर इतनी ही बड़ी प्रेम कहानी तू अपने पेट में कैसे पचा सकी दीपा? कभी भनक तक नहीं पड़ने दी। क्योंकि मैं तेरी तरह दीवानी नहीं हूँ कित्ती। मैं और प्रशांत दुनिया की हजार हजार बातें करते, न जाने कितनी समस्याओं पर बहस करते, पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं ये बात तो कभी नहीं की। फिर तूने कैसे जाना प्रशांत तुझे चाहता था? प्रेम के लिए सिर्फ शब्दों की अभिव्यक्ति ही तो जरूरी नहीं। जब एक दूसरे के बिना दोनों को अधूरापन लगे, साथ रहते लगे जीवन का सब कुछ मिल गया, तब भी ये कहना जरूरी है क्या कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तेरी बातें तू जाने, पर अनुराग के साथ मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास होता था। उसने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया?
अनुराग से तेरा एक तरफा प्यार था, बल्कि उसे प्यार ना कहकर जुनून कहना ठीक है। 16-17 साल की उम्र में किसी के प्रति दीवानगी स्वाभाविक है। इस दीवानगी को प्यार कहना ठीक नहीं। अनुराग ने तुझसे कहा ना कि उसने तुझे कभी इस दृश्य से नहीं देखा था। जब तूने प्रशांत को चाहा तब तू भी तो उसी उम्र में थी। हाँ, पर हमने प्रतीक्षा की, 5 वर्षों तक हम मिलते रहे, एक दूसरे को जाना परखा और तब निर्णय लिया। तू तो पक्की गुरु निकली, मुझे तेरी शागिर्दी करनी पड़ेगी दीपा। तेरी और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है कित्ती। मैं जीवन के कटु यथार्थ पर खड़ी होकर उसकी आग में तपकर बड़ी हुई। तू कोमल फूल की तरह पली, जो जरा सी हवा के झोंके से कुम्हला जाए। दीपा की कहानी सुन कित्ती सोच में पड़ गई। उसने हमेशा जाना प्यार पहली नज़र में हो जाता है, उसके लिए गंभीरता से विचार करने जैसी बात नहीं होती। लेकिन दीपा की बातें भी ठीक थीं। किसी को कोई कितना प्यार करता है, उसके बिना उसे अपनी दुनिया अधूरी लगती है। पर राजीव भी क्या उसे उतना ही प्यार करता है? क्या उन दोनों का प्यार भी उतना ही गहरा है जितना दीपा और प्रशांत का? कृतिका गंभीर हो गई थी। राजीव ने उसका मौन लक्ष्य कर पूछा था, आजकल बदली बदली लगती हो कित्ती, कोई खास बात? हाँ राजीव, अब मैं भविष्य को गंभीरता से ले रही हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कैसा चाहती हो अपना कल? राजीव हंस रहा था। मैं एक ऐसा कल चाहती हूँ राजीव, जिसमें मेरे साथ एक ऐसा जीवन साथी हो जिसके साथ मैं अपना हर दुख सुख सच्चाई से बांट सकूं, जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा लगे और जिसका साथ जीवन का हर पल संगीतमय बना दे। हियर हियर, यानी कि अब आप कविता भी करने लगी हैं? नहीं राजीव, ये मेरे जीवन का सच है। क्या ऐसा साथी पा गई हो कित्ती? कित्ती की आंखों में सीधा देख राजीव ने पूछा था। प्यार दो तरफा होना चाहिए राजीव, सिर्फ मेरे चाहने से ही क्या मुझे वो सब मिल सकता है जो मुझे चाहिए? तुम जो चाहोगी जरूर पाओगी कित्ती, बस अपने पर विश्वास रखना सीखो। गंभीरता से अपनी बात कह राजीव चला गया था। 2 दिन बाद खुशी से उमकती कित्ती दीपा के गले लिपट गई थी। जानती है आज क्या हुआ? क्या हुआ? कित्ती शर्मा गई। क्या कहा राजीव ने? अब बता भी डाल। यही कि उसने सोचकर पाया कि वो मुझे बेहद चाहने लगा है। कित्ती का चेहरा लाल हो आया। सच? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब जल्दी से शादी कर डाल। फाइनल एग्ज़ाम के बाद अगर वो घर चला गया तो उसकी माँ डॉक्टर बेटे का ब्याह रचा देगी और तू टापती रह जाएगी। इसीलिए वो 2 दिन के बाद घर जा रहा है, पेरेंट्स से बात करेगा। वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं ना। वो तो प्रॉब्लम है। तमिल ब्राह्मण जाति के बाहर शायद ही जाएं। ऐसा मत कह दीपा, राजीव को विश्वास है वो उन्हें मना लेगा। बड़ा छिपा रिस्तम निकला राजीव, एकदम शादी की तैयारी कर रहा है। उसका कहना, जिस दिन उसे ये लगा वो मेरे बिना नहीं रह सकता, उसने निर्णय ले लिया कि इंटर्नशिप ख़त्म होते ही हम शादी कर लेंगे। वाह, ऐसी भी क्या जल्दी भाई? उसे अमेरिका में रेजिडेंसी के लिए ऑफ़र मिल गया है। वो मेरे लिए भी सीट एश्योर कराना चाहता है। हम दोनों शादी के बिना तो साथ नहीं जा सकते ना। पर तेरे उन सपनों का क्या होगा कित्ती? तेरा तुलसी चौरा, धूप में गेहूं फैलाना वगैरह वगैरह। दीपा हंस रही थी। वो सपने मैं कभी नहीं भूल सकती दीपा। अमेरिका में भी तो भारतीय बनकर रहा जा सकता है ना। मैं अपने घर में तुलसी का बिरवा जरूर लगाऊंगी, लाल पाड़ की साड़ी पहनकर उसे आगे माथा टेकूंगी। कित्ती भावुक हो चली। भगवान तेरे सपने सच करें कित्ती। प्यार से दीपा ने कित्ती की पीठ पर हाथ धरा था। राजीव अपने घर चला गया। जाते समय दीपा से उसने यही कहा, हालांकि माँ पापा पुराने ख्यालों के हैं, पर मुझे विश्वास है मेरी खुशी के लिए वे मेरी बात मानेंगे। मैं जानता हूँ कित्ती उनके लिए आदर्श बहू सिद्ध होगी। राजीव को स्टेशन छोड़ने कृतिका के साथ दीपा भी गई थी। कृतिका को उदास देख राजीव ने विश्वास दिलाया था, मुझ पर विश्वास रखना कित्ती, मैं अच्छी खबर के साथ वापस आऊँगा। इस बीच किसी और से प्यार मत कर बैठना। धत, कित्ती शर्मा गई थी। हाथ हिलाते राजीव को विदा करती कृतिका रो पड़ी थी। स्टेशन से वापस लौटी कित्ती हॉस्टल में माँ पापा को देख ताज्जुब में पड़ गई थी। माँ पापा, आप अचानक कैसे? सब ठीक तो है? हाँ बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। खुशखबरी सुनाने हम खुद आए हैं। माँ का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अम्मा? कित्ती शंकित हो उठी थी। तेरी शादी पक्की हो गई। दीपा बेटी, तुम ये मिठाई सब लड़कियों में बांट दो। तुम्हारी सहेली को ईश्वर ने बड़ा अच्छा घर वर दिया है। माँ खुशी से उमगी पड़ रही थी। क्या? दीपा के हाथ मिठाई का डिब्बा थामने को नहीं बढ़ सके। हाँ बेटी,
लंदन में रहता है, बाप का बहुत बड़ा व्यापार है। समझ लो कित्ती के भाग्य खुल गए। कित्ती के पापा के चेहरे पर गर्व था। हम शादी नहीं करेंगे। कित्ती रोने रोने को हो आई थी। क्या बात करती हो बेटी, शादी तो एक ना एक दिन सभी को करनी होती है। क्यों दीपा, ठीक कहा ना? पापा मुस्कुरा रहे थे। हमें उतनी दूर शादी करते डर लग रहा है, पर लड़के वालों ने विश्वास दिलाया वे कित्ती को जब चाहेंगे भेज देंगे। माँ की आवाज़ में उत्साह था। लड़के के चाचा ताऊ सब इंडिया में रहते हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं, धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं उठता। अम्मा, हम शादी नहीं कर सकते। क्या कहती है कित्ती? तेरे पापा ने जुबान दे दी है, परसों वे लोग हवाई जहाज़ से सगाई के लिए यहाँ आ रहे हैं। तू भाग्यवान है कित्ती, शादी का प्रस्ताव उन्हीं लोगों ने भेजा है। नहीं पापा, उन्हें मना कर दीजिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। कित्ती का चेहरा पीला पड़ गया था। आखिर बात क्या है, साफ साफ क्यों नहीं कहती? पापा अब शंकित दिख रहे थे। पापा, हम किसी और से शादी करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से कित्ती उतनी बात कह सकी थी। क्या? कौन है वो? एक बार की बेइज्जती काफ़ी नहीं? अनुराग के आगे तेरी वजह से हमें सिर झुकाना पड़ा। अब बिरादरी के सामने शादी तोड़कर क्या हम जी पाएंगे? पापा करीब दहाड़ उठे थे। अंकल राजीव बहुत अच्छा, दीपा ने कहना चाहा था। सुरेश भी किसी से कम नहीं है, पढ़ा लिखा सुंदर खानदानी लड़का है, लंदन में उसकी बड़ी साख है। उन्होंने कित्ती को पिछले साल एक शादी में देखकर ही तय कर लिया था, उसी से सुरेश की शादी होगी। नहीं पापा, हम राजीव के अलावा। खबरदार, जो अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। बिरादरी के सामने बेइज्जत होने की जगह मैं जहर खाना पसंद करूँगा। तू मुझे अच्छी तरह जानती है कित्ती। दीपा बेटी, तुम ही समझाओ। हमने इसकी हर बात रखी है, अपने पापा का सम्मान इसे भी तो रखना चाहिए। हम कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे बेटी। दीपा की माँ ने आंसू आंचल से पोंछ डाले थे। नहीं कित्ती की माँ, अगर ये बात नहीं मानती तो मुझे जहर खाना ही होगा, वरना परसों क्या मैं मुंह दिखा सकूंगा उन लोगों को? पापा, मैं अनजान लड़के से शादी नहीं कर सकती। कित्ती की आंखों में आंसू ढुलक रहे थे। ये क्या बकवास है? हमारे खानदान में अनजान लड़कों से ही शादी का रिवाज है। जान पहचान वालों का हश्र देख चुका हूँ। अनुराग से मिली बेइज्जती भूल गई? पापा की कठोर आवाज़ में तीखा व्यंग्य था। माँ ने रो रो कर मनुहार की थी। अब हमारी इज्जत तेरे हाथ है बेटी। तेरे विश्वास पर हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। तेरी पढ़ाई में नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने यहाँ तक आना मंजूर किया है। इतने अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। दीपा ने फिर कहना चाहा था। राजीव अपने घर वालों से शादी की तारीख तय करने गया है। कित्ती और राजीव एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इनकी खुशी मत छीनिए अंकल। हम उत्तर भारत के लोग तो दक्षिण वालों की जुबान भी नहीं समझते। नहीं, यह असंभव है। बिरादरी से बाहर लड़की देने से अच्छा मौत भली, वही करना होगा। दीपा के कंधे पर सिर रखकर कित्ती फूट फूट कर रो पड़ी थी। दीपा स्तब्ध थी। सोचने समझने की शक्ति ही लुप्त हो गई थी। वस्तु स्थिति के सामने विद्रोह कर पाना शायद कित्ती को संभव नहीं था। कित्ती का मुख रुदन उसकी स्वीकृति थी। क्या विद्रोह कर वो अपने पिता को मृत्यु के मुख में जाने दे सकती थी? उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, इसी दिन के लिए इतने प्यार से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया था। अगर हमारी इज्जत का तुझे ख्याल नहीं तो जाने दे, तू अपना मनचाहा कर, हम दोनों जहर खा लेते हैं। तू जानती है मैं धमकी नहीं देता। कृतिका अपने पापा के दृढ़ स्वभाव से परिचित थी। अनुराग के मामले में उन्होंने जहर का घूंट समझकर अपमान पी लिया था, क्योंकि प्रस्ताव उन्हीं की ओर से गया था। लड़की की गलती सही, पर बात बाहर नहीं फैली थी। पर सुरेश के परिवार का अपमान कर बिरादरी से बाहर होने वाली बात थी। सुरेश सब परिवार आ चुका था। सगाई के लिए कॉलेज के साथियों को निमंत्रण दिए गए थे। विरोध के रूप में दीपा के सिवा और कोई नहीं आया। अब तक सब कित्ती और राजीव के प्यार के विषय में जान चुके थे। सगाई के समय किसी को न देख कित्ती के पापा ने पूछा था, ये क्या, तुम्हारे साथ के लड़के लड़कियों के लिए भी इनविटेशन भेजा था, उनमें से कोई नहीं आया? निरुत्तर कृतिका की जगह दीपा ने शांत सधे स्वर में बताया था, आज विदेश से आए एक विशेषज्ञ का लेक्चर है। लेक्चर छोड़कर आने की इजाज़त किसी को नहीं। मुझे भी मुश्किल से 1 घंटे की परमिशन मिली है। ओह काश सब आ पाते। पापा निराश थे। सगाई में पूरे समय कित्ती पत्थर की प्रतिमा बनी मौन बैठी रही। भावी सास ने जब उसके माथे पर आशीर्वाद का टीका लगाया तो दीपा को लगा जैसे कृतिका उसकी सहेली नहीं दुर्गा बन गई थी। सचमुच उसकी मुखश्री दर्शनीय थी। भारी हीरे का हार, कर्णफूल, अंगूठी पहन
कृतिका भी हीरे जैसी जगमगा उठी थी। उसके मुख का नैराश्य और उदासीनता भारी साड़ी और जेवरों की चमक में सिवा दीपा के और किसी को नजर नहीं आया। सगाई के बाद सुरेश ने कृतिका के साथ बाहर जाने की अनुमति चाही तो कृतिका ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे भी वापस लेक्चर में जाना है। हमारे लिए एक दिन का लेक्चर नहीं छोड़ सकती? मान भरे स्वर में सुरेश ने पूछा था। नहीं, यह संभव है। चल दीपा। दीपा का हाथ पकड़ कृतिका तेजी से बाहर चल दी थी। सबको असमंजस में छोड़ दोनों बाहर आ गईं। पीछे से लगभग दौड़ते हुए कृतिका के पापा ने हल्की आवाज में झिड़का था। पढ़ाई करके यही सीखा है? अतिथियों को ऐसे ही आदर देते हैं? अनचाहे अतिथियों के लिए और क्या अपेक्षित है पापा? आपके मन की तो हो गई ना? पिता को जवाब का अवसर दिए बिना कृतिका बाहर खड़ी टैक्सी में जा बैठी। पता नहीं उसके माता पिता ने अतिथियों को क्या स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने दोबारा कृतिका से मिलने का प्रयास नहीं किया। अगले दिन लंदन के लिए एयर बुकिंग के कारण वहाँ उनका और रुकना संभव नहीं था। कृतिका सुरेश के साथ नहीं गई। ये भारतीयोचित लज्जा ही माना गया। कृतिका बुत बन गई थी। साथ की लड़कियों की छेड़छाड़ उसे जरा भी नहीं छू पाती। सब परेशान थे। सगाई के फोटोग्राफ्स पर कृतिका ने एक नज़र भी नहीं डाली। दीपा उसे समझा कर हार गई, पर कृतिका शांति बनी रही। राजीव के साथ उसका प्यार कोई जुनून नहीं, गंभीर सत्य था। 4 दिन बाद खिले मुख के साथ राजीव वापस आया था। सबसे पहले उसका सामना दीपा से ही हुआ था। कॉलेज कैंपस के स्टेशनरी शॉप से दीपा प्रशांत के लिए बर्थडे कार्ड खरीदने गई थी। दीपा को देखते ही राजीव चहक उठा। हाय दीपा, कैसी हो? आज अकेले आई हो? कितनी कैसी है? कुछ पल दीपा कोई जवाब ही न दे पाई। क्या बात है दीपा, इतने दिनों बाद आया हूँ पर तुम बात ही नहीं करती। अरे ये तो पूछो कि मैं क्या खबर लाया हूँ। तुम्हारी खबर तो तुम्हारे चेहरे पर लिखी है राजीव। यानी कि तुम जान गई मैं सफल हुआ। अब बताओ कितनी कहाँ है, उसे सरप्राइज देना है। सरप्राइज तो मुझे देनी है राजीव। कृतिका इज एंगेज्ड। क्या? ये क्या कह रही हो दीपा? हाँ राजीव, ये सच है। लेकिन कैसे, क्यों? उसने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? इतने अचानक? कहीं तो मुझे बुद्धू तो नहीं बना रही? सच कहो दीपा, आई एम गेटिंग वरीड। खुद कृतिका नहीं जानती थी राजीव, वो परिस्थितियों का शिकार बन गई। वो पढ़ी लिखी बालिग लड़की है दीपा, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। उसने मेरे साथ खिलवाड़ क्यों किया? राजीव उत्तेजित था। खिलवाड़ तो उसके साथ हुआ है राजीव। तुम उसकी हालत देखोगे तो समझोगे। उसे हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है, वरना वो कुछ कर डालेगी। राजीव को दीपा एक तरह से खींचकर कृतिका के पास ले गई थी। 2-4 दिनों में ही उसका मुख कुम्हला गया था। राजीव को देख उसकी आंख से आंसुओं की धारा बह निकली। छी, यूँ नहीं रोते पगली, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलो हम दोनों आज ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। प्यार से कृतिका के आंसू पोंछते राजीव ने दिलासा दिया था। नहीं राजीव, अपने प्यार के लिए मैं माँ बाप को नहीं खो सकती। उनकी इच्छा विरुद्ध अगर तुमसे शादी की तो पापा जहर खा लेंगे। मैं उन्हें जानती हूँ राजीव। ये सब प्यार करने से पहले क्यों नहीं सोचा मिस कृतिका? राजीव के स्वर के व्यंग ने कृतिका को बेतरह आहत किया था। मुझे माफ़ कर दो राजीव, मैं नहीं जानती थी, मेरी नियति में बस खोना ही लिखा है। अभी तुमने कुछ नहीं खोया है, सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है। जरा सी हिम्मत करो कितनी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं राजीव, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मुझे भूल जाओ। तुम मुझे भले ही भुला दो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। दुख यही है कि तुम अंततः वही डरपोक मोम की गुड़िया बनी रही। मेरा प्यार तुम्हें फौलादी नहीं बना सका। तुम्हारा प्यार मेरा संबल है राजीव। अब ये कहने का अधिकार तुम खो चुकी हो कृतिका। ओके बाय, अलविदा। तेजी से मुड़कर राजीव चला गया था। सिसकियों में डूबी कृतिका पछाड़ खा गिर पड़ी। अगले कुछ महीने मातमी खामोशी में बीते थे। कृतिका के घर से उसकी माँ उसके साथ रहने आ गई थी। उन्हें डर था कहीं वो फिर राजीव के चक्कर में ना आ जाए। राजीव ने खुद को काम में डुबो दिया। यूएसए से उसे रेजिडेंसी की छात्रवृत्ति मिल गई थी। उस अवधि में फिर कभी राजीव ने कृतिका की ओर नज़र नहीं डाली। उसके चेहरे के गांभीर्य से डर लगा। दीपा से भी वो कट गया था। सत्र पूरा होते ही कृतिका की माँ उसे साथ लेकर अपने शहर वापस चली गई। जाते समय कृतिका दीपा के गले से लिपट कर फूट फूट कर रोई थी। अपनी शादी में बुलाना तो नहीं भूलेगी कित्ती? भारी दिल से दीपा ने कहा था। शादी नहीं, मेरी बर्बादी है। अपनी बर्बादी की साक्षी तुम्हें कैसे बनाऊं दीपा? सचमुच कृतिका ने उसे अपने विवाह में नहीं बुलाया था। उसके शहर के जूनियर्स से कृतिका की शादी की तारीख सुनते ही दीपा अपने को रोक न सकी थी।
दीपा को देख कित्ती की आंखों में आंसू बह निकले थे। गले से लिपट कर दोनों जी भर रोई थी। विवाह के पूरे वक्त कित्ती के चेहरे पर वीरानी छाई रही। सुरेश के मित्रों के परिहास उसे छू भी ना सके। सुरेश ने हल्के स्वर में दीपा से कहा था, लगता है आपकी सहेली बहुत गंभीर स्वभाव की है। कित्ती बहुत भावुक संवेदनशील लड़की है। उतनी दूर जाने की सोच थोड़ी परेशान है। वो घरेलू लड़की है सुरेश जी। अचानक सब छोड़कर जाना उसे मथ रहा है। रबिश, लंदन जाना किसी भी लड़की का स्वप्न होता है। शी इज़ लकी। बिना परेशानी लंदन का चांस मिल गया। सुरेश की आवाज़ में हल्का सा गर्व था। हो सकता है, पर कित्ती वैसी नहीं है। कैसी है आपकी कित्ती? दीपा को लगा सुरेश की आवाज़ में पैना व्यंग्य था। आप खुद जान जाएंगे सुरेश जी, प्रतीक्षा कीजिए। दीपा को लगा था सुरेश जैसा व्यवहारिक, कुछ हद तक दंभी व्यक्ति शायद भोली भाली कित्ती के लिए उपयुक्त जीवन साथी नहीं था। राजीव और कित्ती ने एक दूसरे को मन की गहराइयों से चाहा था। कित्ती के मन की बात राजीव कितनी आसानी से जान लेता था। काश कित्ती ने हिम्मत की होती। विदा के समय दृढ़ता से होंठ भींच कित्ती ने आंसू रोक लिए थे। अकेले दीपा से लिपटते ही रुके आंसू बांध तोड़कर बह निकले थे। यहाँ से रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ दीपा, फिर कभी वापस ना आने के लिए। छी, ऐसी बात मत कर कित्ती। माता पिता का अपना सोच होता है। शायद सुरेश ही तेरे लिए ठीक सिद्ध हो। दीपा ने समझाना चाहा। यही सोच कर जा रही हूँ दीपा, पर न जाने क्यों बार बार लगता है मैंने अपराध किया है, मैं पापिन हूँ। ऐसा क्यों कहती है कित्ती? क्या ये सच नहीं मैंने राजीव को धोखा दिया, उसका दिल तोड़ा? क्या वो मुझे माफ़ कर सकेगा? देख कित्ती, हमारे समाज में लड़कियों की यही नियति है। कितनों को अपना मनचाहा फैसला मिल पाता है। राजीव ये बात समझ लेगा। अगर उसने तुझे सच्चा प्यार किया है तो वो अब तक तुझे माफ़ भी कर चुका होगा। सच दीपा? पर मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत की आग जलती देखी थी। वो आग मुझे शांत नहीं रहने देती। अब तक वो आग जरूर ठंडी पड़ गई होगी। तू अब नए घर जा रही है, अपना अतीत यहीं छोड़ कर जा, वरना तकलीफ़ पाएगी। ठीक कहती है दीपा, मैं एक कोरे कागज़ के रूप में जा रही हूँ। उस पर सुरेश की नई इबारत लिखूंगी। अगर कभी राजीव मिले, उसे मेरी मजबूरी समझा देगी ना दीपा? विश्वास कर, वो तेरी मजबूरी समझता है। तू सुखी रहे, यही कामना है। बिन बुलाए तू आई दीपा, बहुत आभारी हूँ। कित्ती का स्वर रुंध गया। प्यार से उसे चिपका दीपा ने मौन आशीर्वाद दे डाले थे। पता लगा तब की गई कृतिका भारत वापस नहीं आई थी। वहाँ की व्यस्त जिंदगी में रम जाना, शायद इसे ही कहते हैं। कित्ती सुखी है, सोच दीपा भी निश्चिंत हो गई थी। प्रशांत अपना शोध कार्य पूरा कर भारत वापस आ गया। आईआईटी में उसकी नियुक्ति प्रोफेसर पद पर हो गई थी। एक सादे विवाह समारोह में दीपा और प्रशांत विवाह बंधन में बंध गए। अपने विवाह में दीपा अपनी प्यारी सखी कृतिका को नहीं भूली। उसके पापा से पता ले दीपा ने छोटा सा पत्र डाला था। मेरी कित्ती, तूने तो मुझे भुला ही दिया, पर मैं मरते दम तक तुझे याद करती रहूँगी। अगर कभी मुझे जरा सा भी प्यार किया है तो पत्र पाते ही आ जा। मैं प्रशांत के साथ विवाह कर रही हूँ। गलत लिख गई। हम दोनों विवाह कर रहे हैं। तेरे आने से हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। आएगी ना? प्यार, तेरी दीपा। उत्तर में एक बधाई कार्ड पर चंद सतरें थीं। सुखमय विवाहित जीवन की कामना के साथ तुझे याद कर रही हूँ। लाल जोड़े में सजी तू कितनी प्यारी लगेगी। मेरी नज़र न लगे इसलिए यहीं से अपना प्यार भेज रही हूँ। अपनों की नज़र सचमुच लग जाती है दीपा। भगवान तुझे हर बुरी नज़र से बचाए। प्रशांत जी को अपनी कित्ती की याद दिला देना। तुझे भूल पाना क्या संभव है? काश सब कुछ भूल पाती। कित्ती। उन चंद सत्रों के 2 लंबे वर्षों बाद आज अचानक कृतिका का फ़ोन दीपा को परेशान कर गया। प्रशांत के आते ही दीपा ने पूरी बात कह सुनाई थी। कुछ सोचकर प्रशांत ने कहा था, विदेश में इंसान बहुत अकेला महसूस करता है, पर ताज्जुब इस बात का है कि पति और उसके भरे पूरे परिवार के बीच कृतिका अकेली कैसे छूट गई। पता नहीं दोनों में कैसी निभ रही है। तुमने भी तो उसे छोड़ दिया दीपा। ठीक कहते हो, वो शुरू से बेहद भावुक संवेदनशील लड़की है। पता नहीं सुरेश कैसे हैं। उसके कोमल मन को समझ पाना आसान तो नहीं, विशेषकर तब जबकि सुरेश इंग्लैंड में ही जन्मा और बड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से तो तुम उसे कांटेक्ट करो। ज़रूरत होने पर उसकी सहायता करना तुम्हारा फ़र्ज है दीपा। तुम कितने अच्छे हो प्रशांत, मैं कितनी लकी हूँ। अच्छा, अब ये प्रशांत प्रशंसा छोड़ खाना लगाया जाए। दोनों हंस पड़े।
दीपा कृतिका से संपर्क कर भी नहीं पाई थी कि उसकी लंबी सी चिट्ठी दीपा के नाम आई थी। मेरी दीपा, उस दिन फ़ोन पर जो कहना चाहा कह नहीं सकी। बचपन में काले पानी की सज़ा की कहानियाँ सुनी थी। पिछले 1 वर्ष से मैं उसी काले पानी की सज़ा भोग रही हूँ। जानकर ताज्जुब हुआ ना, पर सच यही है। 20 स्टैंडली स्ट्रीट पर एक आलीशान घर है। उसके एक कमरे में मैं नज़र कैद हूँ। कुछ भी करने की मुझे इजाज़त नहीं। मेरी फ़ोन कॉल्स प्रतिबंधित हैं। पत्र खिड़की से बाहर डाल दिया है। शायद किसी राहगीर की नज़र पड़ जाए और पोस्ट कर दे। यहाँ के लोगों से इतनी ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है। जब यहाँ आ रही थी तो बार बार संकल्प दोहराया था, आज से मेरा अतीत खत्म हो गया, मेरा आज ही मेरा सच है। सुरेश के साथ जीवन बिताना मेरी नियति थी। अंततः मैं किसी की पत्नी, घर की बहू थी, पर हर भारतीय लड़की की तरह मैं भी अपनी नियति स्वीकार कर चुकी थी। पर मेरी दूसरी नियति यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रथम रात्र की लड़कियों को प्रतीक्षा रहती है, उसके सपने देखती हैं, पर मेरे साथ वैसा कुछ नहीं था। सच कहूँ तो दिल को लाख समझाने के बावजूद अपराध बोध साल रहा था। राजीव के साथ मैंने अन्याय तो किया ही था। राजीव ने कभी कहा भी था, हम अपना हनीमून चांद पर न सही चांदनी रात में ज़रूर मनाएंगे। ज़िंदगी की शुरुआत अमावस्या से नहीं करेंगे। हमारे जीवन पर हमेशा मीठी चांदनी की छाया रहेगी कित्ती। इसे महज इत्तेफाक कैसे कहूँ दीपा। लंदन के प्रकाश से जगमगाते कमरे में भी अमावस्या का गाढ़ा अंधेरा छा गया था। 2 सेकंड्स को ही सही बिजली गुल हो गई थी। खिड़की के बाहर अमावस की काली रात से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी। मेरा झीना घूंघट सुरेश को अजीब तमाशा सा लगा था। ये क्या तमाशा बना रखा है? इंडिया की बेवकूफ़ियों के लिए यहाँ जगह नहीं है, हटाओ ये घूंघट। बेदर्दी से मेरा घूंघट हटा खूंखार जानवरों की तरह बाहों में दबोच लिया था। तू तो जानती है दीपा, प्रेम के बारे में मेरी क्या कल्पना थी। एक कोमल अनुभूति जिसमें एक के बाद एक मीठी परतें खुलती जाएं। सोचा था पराग भरी वल्लरी सी अपने प्रीतम से लिपट नया जीवन शुरू करूंगी, पर मदिरा से महकते उस आलिंगन में दम घुटने लगा था। मैंने गुलाब की सुवास चाही थी दीपा, शराब की गंध मैंने कब जानी थी। मुझे तो स्पिरिट की गंध से भी उबकाई आती थी। कितनी बार इस बात के लिए तुम सभी की बातें भी सुननी पड़ती थीं। पार्टियां देना यहाँ स्टेटस सिंबल माना जाता है। लंदन पहुँचने पर भी स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। नशे में बेसुध सुरेश और अन्य पुरुष अर्धनग्न थिरकती गोरी नर्तकी के चुंबन के लिए जिस तरह लालायित थे, उसने मेरे मन में अजीब सी वितृष्णा भर दी। ताज्जुब यही था, उन पुरुषों की पत्नियां भी उस दृश्य का आनंद ले रही थीं। ये तो जानती थी भारत और लंदन की जीवन शैली में अंतर होगा, पर सुरेश की असलियत यहाँ आकर ही जान सकी। विवाह के पहले सुरेश लंदन की महफिलों की जान हुआ करते थे। लड़कियां उनके पीछे दीवानी रहतीं। शायद वो कैरल से विवाह करना चाहता था। मेरा रंग रूप देख सुरेश भी मान गया, पर उसे मुझ में वो कुछ नहीं मिल सका जिसकी उसे चाह थी। सुरा और सुंदरी सुरेश के प्रिय व्यसन हैं, या यूं कहो इन दोनों के बिना सुरेश जी नहीं सकता। और अब तो सुरेश के मम्मी पापा को भी लगता है वे धोखा खा गए, पत्थर को हीरा समझ लाए। अगर हीरा होती तो क्या उनके बिगड़े बेटे को सुधार न लेती? वैसे भी जिसका पति दुत्कारे उसकी पत्नी क्या सम्मान की अधिकारिणी होती है? सुरेश के लिए मैं केवल एक भोगा जाने वाला शरीर हूँ। विवाह की पहली रात मेरी आत्मा तक रौंद दी गई थी दीपा। सुरेश का भावनाओं से कोई संबंध ही नहीं है। विवाह की पहली रात मुझसे अलग होते सुरेश ने कहा था, ठंडी औरत, इंडिया का रबिश। मैं सचमुच बर्फ बन गई। नई जिंदगी की इस शुरुआत पर जी भर रो भी न पाई, आंसू भी जम गए थे। सुरेश ने ठीक कहा, मैं ठंडी औरत हूँ। पहली रात के भयावह अनुभव के बाद सचमुच मेरी रुचि सेक्स में नहीं रह गई है। याद कर दीपा, क्या मैं पहले भी ऐसी ही थी? राजीव को तो देखने भर से मेरे मन के तार गा उठते थे। सुरेश अगर बाहर की औरतों के साथ संबंध रखता है तो शायद शिकायत का मेरा हक नहीं बनता, पर उन्हें घर ला उनके साथ सोना मुझे सहन नहीं होता दीपा। जब भी विरोध का स्वर उठाना चाहा, अपने नारीत्व को लेकर ऐसे अपमानजनक शब्द सुनने को मिले जिनकी कल्पना भी असंभव है। शायद मैं गलत जगह आ गई। यहाँ का जीवन मुझे रास नहीं आया। शराब में धुत पुरुषों की कमर में हाथ डाले स्त्रियां मेरी वितृष्णा ही बढ़ाती हैं। जी चाहता है किसी तरह बंधन तोड़ अपनी धरती अपनों के बीच पहुँच पाती, पर कैसे? मैंने नेफ्रोलॉजी में स्पेशलाइजेशन का सपना देखा था। मेरे अनुरोध पर सुरेश उखड़ गए।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की है मेरी बीबी दिन रात किताबों में सर खपाए रहे। लेकिन तुम तो शादी के वक्त ही जानते थे मैं डॉक्टर हूँ। शादी के वक्त तो तुम्हारे पापा जी ने यहाँ तक कहा था मैं अपना क्लिनिक खोल सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे इंग्लैंड की मेडिकल डिग्री तो लेनी ही होगी। सुरेश, प्लीज़ सुरेश, मुझे एडमिशन की परमिशन दे दो। बेकार बकवास करके मेरा मूड मत ख़राब करो। कह दिया ना इट्स इम्पॉसिबल। पर मैं कुछ करना चाहती हूँ सुरेश, अपनी डिग्री बेकार नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहता तुम पढ़ाई करो। क्या ये बात दिमाग में नहीं आ रही है? मैं अपना समय कैसे काटूं सुरेश? आफ्टर ऑल आई एम ए डॉक्टर। जानता हूँ, इसी बात का घमंड है ना। पहले एक औरत तो बनकर दिखाओ, फिर डॉक्टर बनना। आवाज़ का तीखापन अंदर तक मुझे भेद गया। 2 दिन बाद सुरेश बड़े अच्छे मूड में आया था। कई दिनों बाद प्यार से मेरा नाम लेकर बुलाया था। सुनो कित्ती, तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्या हुआ? मैं उत्सुक थी। यहाँ के इंडियन कम्युनिटी में एक प्राइवेट डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और उनके सीक्रेट्स भी न खुलें। सीक्रेट्स से क्या मतलब तुम्हारा? अरे डॉक्टर होकर भी नहीं समझी? यहाँ इलीगल प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन हैं। लड़कियों की इज्जत बनी रहे, इसके लिए वे कोई भी कीमत आसानी से दे सकते हैं। तुम ये काम आसानी से कर सकती हो। डॉक्टर नैथानी की इनकम का खास जरिया तो यही काम है। उन्होंने खुद कहा तुम उनके साथ उनके क्लिनिक में काम कर सकती हो। तुम चाहते हो मैं एक हत्यारे के साथ काम करूं? किसे हत्यारा कह रही हो? जानती हो इंडियन कम्युनिटी में डॉक्टर नैथानी की कितनी इज्जत है? जो जीवन देने की जगह जन्म के पहले जीवन ही समाप्त कर दे, वो हत्यारा ही तो है। पागल हो गई हो? यहाँ ये रोज़ की बात है। इंडिया में क्या डॉक्टर ये काम नहीं करते? वहाँ पर भी तो अबॉर्शन लीगली एक्सेप्टेड है। होगा, पर मैं ये काम नहीं कर सकती। हमने शपथ ली थी अबॉर्शन सिर्फ उसी स्थिति में करेंगे जब बच्चे में कोई डिफॉर्मेलिटी होगी। झूठी इज्जत बनाए रखने के लिए मैं एक नन्हे शिशु की हत्या नहीं कर सकती। इंडिया की बात करती हो? दुनिया जानती है ब्लडी इंडियंस जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए वहाँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम जैसे फुलिश डॉक्टर्स उनको बच्चा पैदा करने में मदद देते हैं। हिपोक्रेट्स। सुरेश दांत पीस रहा था। माइंड योर लैंग्वेज सुरेश, याद रखो तुम भी भारतीय माता पिता की संतान हो। टू हेल विद योर इंडिया। मैं जानता था इंडियन गर्ल यहाँ की हाई सोसाइटी में फिट नहीं हो सकती, पर मम्मी पापा का दिमाग खराब हो गया था। कहाँ केरल, कहाँ तुम। उन्हीं की जिद पर तुम जैसी जाहिल लड़की से शादी करनी पड़ी, वरना आज केरल मेरी पत्नी होती। तुम केरल के पास वापस जाने में स्वतंत्र हो, बस मुझे पढ़ने की इजाज़त चाहिए सुरेश। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम्हें बाहर कदम बढ़ाने दूंगा? पहले ही दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। पढ़ने की बात भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। हार कर अम्मा के नाम चिट्ठी लिखी थी। सुरेश की माँ ने चिट्ठी खोलकर पढ़ ली। मुझे क्या पता था लंदन में रहने वाले दूसरों के पत्र न पढ़ने का शिष्टाचार भी नहीं जानते। उस चिट्ठी पर घर में महाभारत मच गया। सबने मिलकर मुझे धिक्कारा, अपशब्द सुनाए। तब से मेरी हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखी जाती है। इतने अपनों के बीच अकेलेपन की त्रासदी झेल रही हूँ दीप। अब तो सुरेश खुल्लम खुल्ला कॉल गर्ल्स तक को घर में लाने लगा है। एक दिन तो हद कर दी थी। अपनी एक गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराने मेरे पास ले आया। साफ शब्दों में निसंकोच बताया था। ये कहती है इसके पेट में मेरा बच्चा है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, पर इस बात को लेकर बहुत सी लीगल प्रॉब्लम्स उठ सकती हैं। हज़ारों पाउंड का दावा कर सकती है। तुम सफाई कर दो, बात घर में ही रह जाएगी। उस कुत्सित प्रस्ताव पर मेरा मन विद्रोह कर उठा। इतना नीच आदमी कित्ती का पति नहीं हो सकता। निर्णय लिया था, अब उसके साथ नहीं रहूंगी। उस घर में आने वालों में मिसेस पुरी मुझसे स्नेह रखती थी। एक दिन अकेले में उन्हें अपनी समस्या बतानी चाही तो चौंक उठी। सुरेश की मम्मी से मेरे बारे में जब उन्होंने बात की तो मम्मी जी ने साफ कह दिया, किसकी बात कर रही हैं मिसेस पुरी? इस लड़की पर तो शादी से पहले से पागलपन के दौरे पड़ते रहे हैं। कभी कभी तो इतनी वॉयलेंट हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हम तो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहते, वरना आप ही सोचिए डॉक्टरी की डिग्री के साथ भला कोई घर में बैठ सकता है? मम्मी जी के तर्क में सत्य भले ही ना हो, कन्विंसिंग शक्ति जो जरूर थी। अब मेरा बाहर निकलना, लोगों से मिलना बंद करा दिया गया है। तू तो जानती है दीप, तेरी कित्ती हमेशा की डरपोक रही है। उसने कभी अपने पंख पसारे ही नहीं, पर इस तरह पंख कतर उसे मरने को छोड़ दिया जाएगा कब सोचा था।
अब तो पागलपन के साथ चरित्रहीनता का भी आरोप लग गया है। हमारे साथ वाली दिव्या अरोरा की याद है? वही जो राजीव के पीछे पागल रहती थी। राजीव ने उसे कभी लिफ्ट नहीं दी थी, इसके लिए वो मुझे दोष देती रही। मेरी बदकिस्मती, दिव्या भी लंदन आ गई। राजीव के साथ मेरे प्रेम संबंध की कहानी उसने खूब नमक मिर्च लगाकर सुरेश को सुनाई थी। सुरेश का अब यही मानना है, मैं आज भी राजीव के प्रेम की वजह से सुरेश को पत्नी का सच्चा सुख नहीं दे पाती। अम्मा पापा तक मेरी चरित्रहीनता की कहानी के साथ शिकायतों की लंबी फहरिस्त भेजी गई है। उन्हें समझा दिया गया है कि अब मेरे भारत न लौटने में ही दोनों परिवारों की इज्जत है। भारत पहुंच मैं फिर राजीव के प्रेम की पींगे भरने लगूंगी। अच्छा है सुरेश को नहीं पता राजीव कहाँ है। शायद माँ पापा ने भी सुरेश के घर वालों की बातों पर विश्वास कर लिया है। आज तक माँ बाप की मुझे कभी कोई चिट्ठी नहीं मिली। वैसे भी अम्मा हमेशा ये समझाती, पति का घर ही लड़की का असली घर होता है, वहाँ से दुत्कारी तो कहीं ठौर नहीं मिलता। अगर किसी तरह वापस गई भी तो फिर इसी नर्क में झोंक दी जाऊंगी। क्या इससे अच्छा ये नहीं कि उनकी इकलौती बेटी तिल तिल कर खत्म हो जाए? यहाँ की अवसाद भरी बदली में मेरा तुलसी का बिरवा हरा होने के पहले मुरझा गया। मैं तो धूप के एक टुकड़े के लिए तरस गई हूँ। गेहूँ धोकर कहाँ फैलाती। यहाँ के आंसू बहाते मौसम में धूप की तलाश बेकार है। मेरे सपने बस सपने ही रह गए। क्या राजीव से प्यार करना मेरा अपराध था? काश उस दिन हिम्मत कर ली होती तो आज ये हालत ना होती। जी रही तेरी कित्ती। कृतिका का पत्र पढ़ दीपा निशब्द रोती रही। मासूम कित्ती इतना अत्याचार कैसे सह पा रही होगी। खत पढ़कर प्रशांत मौन रह गया। कुछ देर बाद उसने दीपा से कहा, ये समय रोने का नहीं, हमें कुछ करना होगा। हम यहाँ इतनी दूर से कर ही क्या सकते हैं? उसने तो घुट घुट कर मरने का इरादा कर ही लिया है। पढ़ा नहीं तुमने कित्ती ने क्या लिखा है? यह उसकी कोरी भावुकता है। किसी को दंडित करने के लिए खुद को मिटा देना अक्लमंदी नहीं है दीपा। हमें कित्ती को यह बात समझानी होगी। एक बात बताओ प्रशांत, क्या औरतों की यही नियति है? इस देश में उन्हें जिंदा जलाया जाता है और विदेशों में भी इस तरह तड़पा तड़पा कर मरने को विवश किया जाता है। मैं सोचती थी विदेशों में औरत अपना अधिकार पा चुकी हैं, वहाँ उस पर अत्याचार नहीं किया जा सकता। पर कित्ती? दीपा का सर आंसुओं में डूब गया। अपने को संभालो दीपा। एक तुम ही तो हो जो कित्ती को समझती हो। उससे फ़ोन पर बात करो। अगर उसे बात नहीं करने दी जाती तो हम इंडियन हाई कमीशन से बात कर सकते हैं। सबसे पहले खुद कित्ती को अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी प्रशांत, मैं उसे जानती हूँ। वो ऐसा ज़रूर करेगी, मुझे विश्वास है। हाँ, आज इस लेटर की जीरोक्स प्रति कित्ती के पापा को ज़रूर भेज देना। वो चाहें तो पुलिस की मदद ले सकते हैं। ऐसा हो सकेगा प्रशांत? पति के दृढ़ स्वर पर दीपा आशान्वित हो उठी। जरूर होगा। तुम्हें उसके मन में जीने की चाह जगानी है दीपा, और मुझे विश्वास है तुम उसमें पूरी तरह सफल होगी। याद है तुम्हारी प्रेरणा से आज मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। अपने परिहास से प्रशांत ने वातावरण हल्का करना चाहा था। दीपा ने फ़ोन लगाया था। उधर से एक भारी पुरुष स्वर ने फ़ोन उठाया था। जी, मुझे कृतिका से बात करनी है। मैं उसकी सहेली हूँ, भारत से कॉल कर रही हूँ। कुछ देर की चुप्पी के बाद जवाब मिला था, वो अभी ब्यूटी पार्लर गई हुई है, पता नहीं कब वापस आए। देखिए, उससे बात करना ज़रूरी है। मेरी शादी हो रही है, मैं उससे खुद इनवाइट करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर ट्राई कीजिएगा, आपका मैसेज दे दिया जाएगा। फ़ोन कट गया था। ये तो अजीब मुश्किल है, क्या करें? कुछ नहीं, कल सुबह सुबह फ़ोन लगाना, उस वक्त बहाना नहीं चलेगा। हाँ, ये याद रखना लंदन का टाइम हमसे 5.5 घंटे पीछे चलता है। ठीक है, इतनी जानकारी मुझे भी है जनाब। दोनों हंस पड़े। दूसरे दिन फ़ोन पर कित्ती की आवाज़ सुन दीपा चौंक गई। कित्ती तू? मैं तो समझ रही थी तुझसे बात ही नहीं हो पाएगी। जब से तेरा खत मिला है बेहद परेशान हूँ। तू बेकार परेशान है, मैंने तो इसे अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया है। ये तेरी गलती है कित्ती। अन्याय सहना पाप है, तू पाप कर रही है। अपने अपमान का बदला तुझे लेना है कित्ती। किस लिए, किसके लिए दीपा? अपने लिए, हमारे लिए, राजीव के लिए। तू अपमान नहीं सहेगी कित्ती? मैं क्या कर सकती हूँ दीपा? रुंधी आवाज़ में कित्ती ने पूछा था। सम्मानपूर्वक जीना तेरा अधिकार है। तू वो घर छोड़ दे। अपनी लड़ाई तुझे खुद लड़नी है कित्ती। याद रख, ये लड़ाई तुझे जीतनी है। दीपा उत्तेजित हो उठी थी। किससे बात कर रही थी? फ़ोन किसने दिया? कित्ती के हाथ से फ़ोन छीन लिया गया था। कित्ती का दूर होता आर्त स्वर दीपा को साफ सुनाई पड़ रहा था।
मुझे छोड़ दो, मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है। स्पष्टता किसी ने आकर कित्ती को पीछे से बालों से पकड़ लिया था। पीड़ा की लहर से दीपा सिहर उठी। कभी ऊंची आवाज़ सुन रो पड़ने वाली कित्ती की आज ये क्या स्थिति है। फ़ोन कट चुका था। हथेली में मुंह ढक दीपा फपक पड़ी। नहीं, उसे हिम्मत नहीं हारनी है। प्रशांत ने ठीक कहा, एक वो ही तो है जो कित्ती को समझती है, वही उसे तिल तिल कर मरने से बचा सकती है। आंसू पोंछ दीपा नए विश्वास के साथ उठ खड़ी हुई। कॉलेज के साथियों में रोहित ही राजीव के काफ़ी नज़दीक था। रोहित इस वक्त दिल्ली के हॉस्पिटल में काम कर रहा था। रोहित से राजीव का टेलीफोन नंबर पता कर राजीव को सारी बातें बताना जरूरी थी। राजीव का नंबर ले दीपा ने फ़ोन लगाया था। राजीव की परिचित आवाज़ में हेलो सुन दीपा खिल उठी थी। कित्ती के बारे में पूरी बात थोड़ी सी देर में बता पाना भले ही संभव न था, पर उतनी ही बात पर राजीव स्तब्ध रह गया। कुछ देर चुप्पी के बाद मुश्किल से कह सका, ओह नो दीपा, हमें अपने कित्ती को कैसे भी उस दलदल से बाहर निकालना होगा। मैं उसे यूं मरने नहीं दे सकता। इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया है। बताओ हमें क्या करना है। कित्ती बहुत मुश्किल में है राजीव। मैं समझ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं ज़रूर कोई तरीका निकालूंगा। हैव फेथ इन मी दीपा। थैंक्स, मुझे पूरा विश्वास है हम उसके मन में जीने की चाहत पैदा कर सकेंगे राजीव। मैं तुम्हारा आभारी हूँ दीपा। हम कित्ती को आत्महत्या नहीं करने देंगे। मुझसे जो बन सके करूँगा। वो हमारी अपनी कित्ती है दीपा। ओके राजीव, मैं फिर कित्ती को कांटेक्ट करके तुम्हें फ़ोन करूँगी। दीपा के बार बार फ़ोन करने पर अंततः कित्ती को फ़ोन पर बुलाया गया। दीपा ने सीधे कहा था, कित्ती मेरे पास समय कम है, हम सब तेरे साथ हैं, तू अकेली नहीं है कित्ती। जहाँ तू रह रही है उस देश में नारी शोषण गंभीर अपराध है। तू बंधन तोड़ दे, उस कैद से बाहर आ जा कित्ती, बाहर निकल आ कित्ती। कौन है आप? मेरी बीबी को यूँ भड़काने का मतलब समझती हैं? अच्छी तरह समझती हूँ मिस्टर सुरेश कुमार। आप भी जान लीजिए, आपके खिलाफ अपनी पत्नी पर अत्याचार के सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अगर कृतिका को टच भी किया तो परिणाम भयंकर होंगे। आपकी भलाई इसी में है कि आप उसे आज़ाद कर दें, वरना क्या कर लेंगी आप? आपको कोर्ट में खींच ले आऊँगी, जहाँ महिला उत्पीड़न इल्ज़ाम खासा गंभीर होता है। तुम जैसी औरतों की धमकी बहुत सुन चुका। जो करना है कर लो। मेरी बीबी को आगे से फ़ोन किया तो ठीक नहीं होगा। खट से फ़ोन काट दिया गया। राजीव को सारी बातें बताती दीपा रो पड़ी थी। राजीव, वे लोग कित्ती को मारते हैं। मैंने खुद कित्ती की चीखें सुनी हैं। कुछ देर मौन रहने के बाद राजीव का भीगा स्वर आया था, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ दीपा, पर सबसे पहले खुद कित्ती में हिम्मत आनी चाहिए। वो हमेशा से ही भीरू रही है। कित्ती के मन में हिम्मत बस तुम पैदा कर सकते हो राजीव, बस तुम कर सकते हो। मैं जानता हूँ दीपा, पर यह काम उतना आसान नहीं है। मैं सोचता हूँ दीपा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है राजीव, पर उतना वक्त मत ले लेना जब कित्ती ही ना बचे। राजीव से बातें करने के बाद दीपा का मन हल्का हो आया। समस्या का हल राजीव जरूर निकाल लेगा। दीपा परेशान थी। अब उसके जीवन में नया फूल खिलने वाला था। वो माँ बनने जा रही थी। उस समय कृतिका का दुख उसे मथ रहा था। उतनी दूर से वो क्या करे? मान लो लंदन हाई कमीशन से संपर्क करे भी, सुरेश के डर या दबाव से कृतिका उन्हीं दुष्टों के पक्ष में बयान दे दे तो क्या होगा? कित्ती के माँ बाप को उसके पत्र की प्रति भेजी, पर उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। शायद सुरेश के माता पिता ने उन्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी, विश्वास दिला दिया था। वैसे भी वे यही मानकर चल रहे थे कि बदनामी के बावजूद कित्ती से विवाह कर सुरेश ने उन पर एहसान किया था। प्रशांत बातों की जगह काम में विश्वास रखते थे। कित्ती के माँ पापा से मिलने जाने के लिए दीपा को तैयार करना ज़्यादा कठिन काम नहीं था, पर कित्ती के पापा को वस्तु स्थिति का विश्वास दिला पाना आसान काम नहीं था। वे दोनों इस खुशफहमी में थे कि उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, इसीलिए उसका भारत आना संभव नहीं हो पाता। दीपा ने बताया कैसे फ़ोन पर उसने कित्ती की चीखें सुनी थी। दीपा के नाम आई कित्ती की चिट्ठी पढ़ उसकी माँ रो पड़ी। दीपा के द्वारा पहले भेजी गई चिट्ठी पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। लोग ईर्ष्यावश भरमा रहे हैं कहकर बात टाल दी गई थी। उनकी फूल सी बेटी कैसी नरक यातना सह रही है और उन्हें जरा सा भी आभास नहीं। रोते रोते उनकी सिसकियां बंध गईं। तसल्ली देती दीपा का मन रो रहा था। कित्ती के पापा स्तब्ध थे। हम अब क्या करें बेटे? 7 समुंदर पार बैठी बेटी को कैसे बचाएं? अगर आप ही हिम्मत हार गए तो कित्ती को कौन संभालेगा पापा? आपको तो हिम्मत रखनी होगी।
प्रशांत बेटे, तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। मेरे ख्याल से आप फ़ौरन लंदन चले जाएं। वहाँ इंडियन हाई कमीशन की सहायता से कित्ती को मुक्त कराना होगा। वो साथ में नहीं आएगी प्रशांत। विवाह के समय ही उसने कह दिया था, हमारा सम्मान बचाने के लिए उसने अपनी बलि दी है, हमसे वो कोई नाता नहीं रखेगी। हाँ बेटा, हमने उसके साथ ज़बरदस्ती की, इसीलिए इतना सहकर भी उसने हमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बताया। माँ ने भी हामी भरी थी। विश्वास रखिए माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसके जन्मदाता हैं। आपका प्यार उसके मन में साहस देगा। शायद आपको समझाने से सुरेश उसके साथ ठीक बर्ताव करने लगे। आखिर उन्हें भी तो बिरादरी में मुंह दिखाना है। बेटी के ससुराल छुड़ाते माँ का मन डर रहा था। नहीं माँ जी, जानते बूझते आप बेटी को मरने की राह दिखा रही हैं। आपके सामने 1000 वादे करने के बाद भी वे कित्ती को ऐसे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि इसकी मौत स्वाभाविक मानी जाए। प्रशांत उत्तेजित थे। हाँ माँ जी, अब आपको एक ही राह चुननी है, या तो कित्ती की ज़िंदगी या अपना झूठा मान सम्मान। तुम ठीक कहते हो प्रशांत, एक बार धोखा खाया आगे नहीं। मैं जल्दी से जल्दी लंदन जाऊंगा और अपनी बेटी को मुक्त करा लाऊंगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी पापा। दीपा आशान्वित थी। घर वापस लौटे प्रशांत और दीपा काफ़ी आश्वस्त थे। राजीव ने फ़ोन पर बताया था उसका एक मित्र लंदन हाई कमीशन में काम करता है, पर मुश्किल यही थी वो कित्ती तक कैसे पहुँचे। सुरेश के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ठोस सबूत भी जरूरी थे। दीपा खुशी से उछल पड़ी। तुरंत फ़ोन लगा। कित्ती के पापा को राजीव के मित्र का पता दिया था। हाई कमीशन की मदद से कित्ती की मुक्ति की संभावना बढ़ गई थी। सबूत के रूप में दीपा के नाम लिखी गई कित्ती की चिट्ठी पर्याप्त थी। फिर भी एक डर था, वो भावुक भीरू लड़की क्या सिर उठा पाएगी? क्या वो अपने प्रति किए जा रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर सकेगी? प्रशांत को पूरा विश्वास था कि कित्ती अन्याय के विरुद्ध जरूर सिर उठाएगी, पर दीपा का मन शंकित था। राजीव से बात कर उसे विश्वास मिलता। राजीव ने उससे इतना ही कहा था, मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक होगा, बस हमें धैर्यपूर्वक सही वक्त की प्रतीक्षा करनी होगी। वो वक्त कब आएगा राजीव? दीपा को एक एक दिन भारी पड़ रहा था। मैंने हमेशा भगवान में विश्वास रखा है दीपा। मेरा विश्वास तब भी नहीं डिगा जब कित्ती मेरे जीवन से चली गई थी। ऐसा नहीं कि मुझे कम दुख हुआ था, पर इसे अपनी नियत ईमान स्वीकार लिया। आज भी मैं उसी से प्रार्थना कर रहा हूँ, कित्ती सुरक्षित रहे। राजीव का स्वर आर्द्र हो आया था। जानती हूँ राजीव, कित्ती का जाना तुमने दिल पर पत्थर रखकर सहा था। अब मेरी एक ही कामना है, मुक्ति के बाद कित्ती का नया जन्म हो। उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। क्या मतलब राजीव? मैं समझी नहीं। देखो दीपा, कित्ती ने हमेशा अपने को दूसरों के निर्णय पर छोड़ दिया। परिणाम सामने है। तुम उसकी दोस्त थी, पर उसमें तुम्हारी दृढ़ता का अंश भी नहीं था। अब मैं चाहता हूँ पुरानी भीरू कित्ती की जगह दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वास से पूर्ण एक नई कित्ती का जन्म हो। पर वो कैसे संभव होगा राजीव? वो पहले से ही बेहद भावुक थी और अब तो बिल्कुल टूट गई है। ऐसी स्थिति में तुम उसमें ऐसे बदलाव की आशा रखते हो? उसमें अगर अब बदलाव नहीं आया तो कभी नहीं आ पाएगा। अब तक वो दूसरों की दया पर रही, अब उसे अपने पांवों पर, अपनी ताकत पर खड़े होना है। नए देश में वो क्या ये सब कर पाएगी राजीव? ये कैसे संभव होगा? उसी देश में संभव है दीपा, इसीलिए मैंने उसे मैसेज दिया है। वो भारत नहीं लौटे। उसे अपने को उसी देश में स्थापित करना है जहां उसने अपना सम्मान खोया है। ऐसी बातें तुम ही कर सकते हो राजीव। भगवान करे तुम्हारी प्रेरणा कित्ती का संबल बन सके। दीपा ने फ़ोन रख दिया था। प्रशांत का भी यही सोचना था कि कित्ती को वहीं रहना चाहिए। यहाँ लौटकर वो फिर अपने माता पिता की छाया में दुबक जाएगी। अब उसे अपने पंख पसारने ही होंगे। राजीव से बातें करने के बाद दीपा कित्ती की मुक्ति की प्रार्थना करती लंदन से आने वाली खबर का इंतज़ार कर रही थी। अचानक एक दिन खुशी से पगी कित्ती की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं आज़ाद हो गई दीपा। सच? कहाँ से बोल रही है कित्ती? इंडियन हाई कमीशन ऑफिस से। यानी तूने हिम्मत कर ही डाली। मुझे तो डर था पहले की तरह तू फिर पंख समेट लेगी। ठीक कहती है दीप, तेरी कित्ती डरपोक थी। तुझसे बात करने के बाद अचानक एक दिन टीवी कार्यक्रम में देखा, यहाँ एक भारतीय स्त्री ने अपने पति की हत्या करके स्पष्ट शब्दों में कहा उसका ये कदम पति के अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध उठाया गया है। उसके समर्थन में यूके की सारी औरतें सड़कों पर उतर आईं। कोर्ट द्वारा स्त्री को बाइज्जत रिहा किया गया। उसी दिन फैसला ले लिया और अत्याचार नहीं सहूंगी। पर तू बाहर निकली कैसे?
लंबी कहानी है, बस इतना जान ले, अब मैं उनके पंजों से बाहर आ गई हूँ। तू भारत कब वापस आ रही है? अभी भारत वापस नहीं आऊँगी दीपा। यहाँ इसी देश में रहकर मुझे अपना खोया सम्मान पाना है। पापा को भी मैंने समझा दिया है। अब पापा मेरी ओर से निश्चिंत हैं। वो जान गए हैं अब मैं अत्याचार की शिकार नहीं बन सकती। वहाँ अनजान देश में तुझे कौन सहारा देगा कित्ती? तू यहाँ आ जा। मैं अकेली कहाँ हूँ दीपा? मेरे साथ लंदन का पूरा स्त्री समाज है। मैं हॉस्पिटल में जॉब ले रही हूँ। यहाँ के कई हॉस्पिटल में मुझे जॉब के ऑफ़र मिले हैं। तू मेरी चिंता मत कर। ठीक कह रही है, अब तेरी चिंता की ज़रूरत नहीं, पर अपनी मुक्ति की कहानी तो लिख कर भेजेगी ना? ज़रूर, पहला मौका मिलते ही लिख भेजूंगी। वैसे पापा तुझसे मिलेंगे ही। अभी सबसे पहले तो सुरेश और उसके परिवार पर मुकदमा चलाना है। मेरी वकील पहुंचने ही वाली है। ओके बाय। फ़ोन रख दीपा ने निश्चिंतता की सांस ली। प्रशांत ठीक कहते थे, कित्ती अपना आत्मविश्वास जरूर पा सकेगी। राजीव को तुरंत फ़ोन लगाया। कौन? दीपा? हाँ मैं हूँ राजीव। तुम क्या समझे कित्ती का फ़ोन है? अचानक खुशी की वजह से दीपा के स्वर में पुरानी शोखी उभर आई थी। कित्ती की आवाज़ पहचानने में मैं क्या गलती कर सकता हूँ? दरअसल यहाँ रात के बस 2 बजे हैं इसलिए। ओह आई एम सॉरी, सच मैं तो भूल ही गई। अब हम सब दुनिया के अलग अलग छोर पर रहते हैं। ओके, अब असली बात तो बताओ जिसके लिए रात के 2 बजे जगाया है। सच मुझसे गलती हो गई। असल में खबर इतनी अच्छी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। हम भी तो सुने क्या खबर है? कित्ती आज़ाद हो गई, यानी उसने अपने को उस कारागार से बाहर निकाल लिया। ये तो मैं जानता हूँ दीपा। क्या? तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि लंदन में भारतीय उच्चायोग से संपर्क करके मैंने भी उसकी मुक्ति में सहायता की है। शायद ये बात तुम भूल गई। तुम बड़े ख़राब हो, इतनी बड़ी बात की खबर मुझे तक नहीं दी। अगर कित्ती ना बताती तो मुझे पता भी नहीं लगता। दीपा नाराज हो उठी। इस पूरी कहानी में तुमने ही तो अहम भूमिका निभाई है दीपा। कित्ती कहाँ है, कैसी है, मैं कैसे जान पाता? मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब आगे क्या योजना है? वो पगली कह रही है लंदन में रहकर ही काम करेगी। दीपा अब भी कित्ती के भविष्य के प्रति शंकित थी। वैसा ही तो उसे करना भी चाहिए दीपा। बहुत खुशी है वो दीन असहाय बनकर मेरा सहारा नहीं लेना चाहती। पर क्या वो वहाँ रहकर अपने को पा सकेगी राजीव? उसने हमेशा दूसरों पर निर्भर किया। अपने विवाह के समय भी वो मुंह नहीं खोल सकी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं दीपा, अब वो जो कह रही है जरूर कर पाएगी। जीवन की कठोर भूमि पर जीकर उसने जिंदगी का सच जान लिया है। मैंने कित्ती को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ज़रूरत के समय मैं हमेशा उसके साथ हूँ। शायद तुम ठीक कहते हो राजीव। फ़ोन रख दीपा सोच में पड़ गई। वो छुई मुई सी कित्ती अब जीवन संग्राम में अकेले उतर रही है। माँ पापा घर परिवार से सहस्रों मील दूर अजनबियों के देश में कित्ती क्या अपने को दृढ़ रख पाएगी? भगवान उसकी मदद करें। काश कित्ती में ये दृढ़ता पहले ही होती। लंदन से लौटे कित्ती के पापा सबसे पहले दीपा और प्रशांत से मिलने आए थे। तुम दोनों ने मेरी बेटी वापस दिला दी, वरना हम तो उसे खो ही चुके थे। उनका स्वर गदगद था। पहले ये तो बताइए आपने कित्ती को मुक्त कैसे कराया? उन लोगों ने काफ़ी रोड़े अटकाए होंगे। ठीक कहती हो बेटी, कित्ती की मुक्ति आसान नहीं थी। जब वो हमारे सामने आई तो ये विश्वास कर पाना कठिन था कि ये हमारी वही कित्ती है जो 10 लड़कियों में अलग चमकती थी। मुझसे लिपट कर ऐसा रोई कि पत्थर का दिल पिघल जाए। राजीव के मित्र डॉक्टर सूर्यकांत से आप मिले थे? हाँ दीपा, डॉक्टर सूर्यकांत की वजह से इंडियन हाई कमीशन की ओर से बहुत मदद मिली। यही नहीं, वहाँ की महिला संस्थाओं और मीडिया ने कित्ती के पक्ष में न्याय की जोरदार आवाज़ मुखर कर उसका केस बहुत मजबूत कर दिया था। सुरेश की क्या प्रतिक्रिया थी अंकल? शुरू में तो अपने को निर्दोष बताता रहा। कित्ती पर तरह तरह के लांछन लगा रहे। डॉक्टर राजीव का नाम लेकर उल्टे सीधे आरोप लगाने पर कित्ती हुंकार उठी। झूठ, सफ़ेद झूठ। मैंने कोई पाप नहीं किया। सुरेश स्वयं व्याभिचारी है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। झूठ के पाँव नहीं होते। सुरेश के सारे आरोप बेबुनियाद सिद्ध हो गए। घर छोड़ती कित्ती ने उस घर से अपने वस्त्र और आभूषण भी स्वीकार नहीं किए। जिस घर ने उसका सम्मान छीन लिया, उस घर से क्या लेना देना? कित्ती ने बिल्कुल ठीक किया अंकल। उस जानवर के साथ न जाने उसने कैसे दिन काटे थे। ये बात ठीक है बेटी, लेकिन हमारे देश में पति पत्नी का परित्याग करे ये बात सहज स्वीकार है, पर पत्नी पुरुष का परित्याग करे ये बात पुरुष प्रधान समाज आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। पति का अहम हमेशा आड़े आ जाता है।
हो सकता है भारत में कित्ती का परित्याग उसकी पराजय माना जाए, पर वहाँ उसकी जीत की खुशियाँ मनाई गईं, उसे सम्मानित किया गया। हाँ अंकल, वहाँ नारी अपने हक के लिए लड़ना जानती है, इसीलिए परित्याग या तलाक कोई खास अहमियत नहीं रखता। जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर वहाँ की स्त्रियाँ कित्ती से बराबर मिलती रहीं, उससे विश्वास दिलाया कि वो अकेली नहीं है, वे सब उसके साथ हैं। हम समझते हैं विदेशों में नारी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, पर वहाँ की वास्तविकता सुन रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ भी कुछ पुरुष स्त्रियों के साथ बर्बरतापूर्ण बर्ताव करते हैं। बस फर्क इतना ही है, वहाँ की औरत अत्याचार सहना अपनी नियति नहीं मानती, अत्याचारी पति से स्वयं बदला लेने की हिम्मत रखती है। ये अंतर तो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है अंकल। यहाँ हम पति को परमेश्वर मान जिंदगी भर औरत होने की सज़ा भोगते हैं। क्यों भाई, हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत देर से चुप बैठे प्रशांत ने प्रयास किया था। रहने दीजिए, अपनी बड़ाई सुनना अच्छा गुण नहीं होता जनाब। दीपा हंस रही थी। अंकल ये बताइए, अब कृतिका कैसी है? वहाँ अकेलापन तो नहीं महसूस करेगी? गंभीर स्वर में प्रशांत ने सवाल पूछा था। सच कहूँ तो 5-7 दिनों के बाद एक दूसरी ही कित्ती थी। पूरे आत्मविश्वास से परिपूर्ण कित्ती को इतने बधाई पत्र मिले कि गिन पाना आसान नहीं था। कई अस्पतालों से उच्च शिक्षा जारी रखने के साथ जॉब के ऑफर्स दिए गए। राजीव ने फ़ोन पर बधाई देकर देर तक बात की थी। अपनी बात खत्म करते कित्ती के पापा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई थी। प्रशांत ठीक कहते थे, एक दिन कित्ती जरूर सर उठाएगी, आत्मसम्मान से जिएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लग रहा है अंकल। खुशी से दीपा की आंखें छलछला आईं। मैं हमेशा ठीक ही कहता हूँ देवी जी, बस समझने की ज़रूरत है। प्रशांत हंस रहा था। मानती हूँ प्रशांत, कित्ती के मामले में अगर तुमने सलाह न दी होती तो मैं अकेली कुछ न कर पाती। दीपा की आवाज़ में कृतज्ञता थी। प्रशांत के तो हम भी बहुत आभारी हैं। तुम लोगों ने मेरी बेटी वापस दी है, वरना हम तो कित्ती खो चुके थे। समझ में नहीं आता तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाऊंगा। बस मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल? कित्ती क्या हमारी नहीं है? कित्ती तो तुम्हारी ही देन है बेटी। लंदन की मीडिया के प्रति भी मैं बहुत आभारी हूँ। समाचार पत्रों ने कित्ती के साथ सहानुभूति जताते हुए टिप्पणी छापी, टीवी पर चर्चा आयोजित की गई। इन बातों ने कित्ती का खोया आत्मविश्वास लौटाने में मदद की। अब उसे अपना कैरियर बनाने की धुन है। राजीव ने न जाने कौन सा मंत्र दिया है, अब कुछ कर दिखाने को कित्ती कटिबद्ध है। मैं जानती हूँ राजीव ने कौन सा जीवन मंत्र कित्ती को दिया है, बस आप कित्ती की चिंता छोड़ दें। दीपा मुस्कुरा रही थी। 2 माह बाद दीपा के नाम कित्ती का खत आया था। मेरी दीपा, आज इतने दिनों बाद अपने को फिर वैसा ही मुक्त पा रही हूँ जब आकाश को छू पाने की आकांक्षा रखती थी। मेरा आकाश तब था भी कितना सीमित। पहले अनुराग, फिर राजीव तक सिमटा मेरा आकाश, उसे भी कब पा सकी? सच तो यह है, मैंने कभी अपने पंखों की ताकत पहचानी ही नहीं। हमेशा भीरू गौरैया बनी रही, अपने पंख समेटे दूसरों की इच्छा पर उड़ती रही। काश मैंने तभी अपने पंख पसार राजीव को पा लिया होता, तब वो मेरे साथ विवाह के लिए माँ पिता की हाँ के साथ लौटा था। मेरी मुक्ति गाथा से पहले तू यानी मेरी दीपा, फिर राजीव की प्रेरणा है। उस नरक से अलग भी एक दुनिया है जहाँ मुझे प्यार और सम्मान मिल सकता है, ये बात मैं भूल ही चुकी थी। राजीव ने भारतीय उच्चायोग के अपने एक परिचित द्वारा मुझे चिट्ठी भेजी थी। एक एक शब्द ने मुझ में जीने की नई उमंग पैदा की। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और ज़रूर लड़नी है। राजीव ने यही समझाया था। अगर वो चिट्ठी न मिली होती तो शायद मैं आज भी उस कारागार में रहती, दम तोड़ देती। राजीव की चिट्ठी ने मुझे सोते से जगा दिया और मैंने विद्रोह का फैसला कर लिया। चिट्ठी लाने वाले मित्र ने जब मेरा निर्णय जानना चाहा तो मैंने तुरंत अपनी स्वतंत्रता के लिए उनसे मदद मांगी थी। वैसे मैंने माँ पापा से अपने को काट लिया था, उनसे हमदर्दी की उम्मीद नहीं थी, पर जब पापा ने आकर मुझे बाहों में समेट लिया, मैं जान गई वो मेरे हैं। उनके प्यार ने नई ताकत दी। वो मुझे वापस भारत ले जाना चाहते थे, पर अभी मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है। ये मेरा कार्यक्षेत्र है। सुरेश ने हर तरह का डर दिखाया, पर मैं अपने निर्णय पर अटल रही। आजकल हॉस्पिटल के कामों में अपने को व्यस्त कर लिया है। यहाँ सभी का मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है। अपने अतीत की स्मृति से मुक्ति का प्रयास कर रही हूँ। राजीव के फ़ोन आते रहते हैं, वो मेरी नई भूमिका से प्रसन्न है। सुरेश से तलाक हो गया है।
मेरी महिला वकील ने बिना फीस लिए मेरा केस लड़ा। यहाँ की स्त्रियों की जागरूकता, एकता देख लगता है भारत में स्त्रियों का एकजुट हो जाना कितना ज़रूरी है। वहाँ औरत ही औरत की दुश्मन है। हमारी एकता में हमारी शक्ति है। काश हम ये सच स्वीकार कर पाते। देख दीपा, तेरी कित्ती ने क्या कुछ कर दिखाया। अगले महीने राजीव आ रहा है। ना ना, अभी ये मत सोच बैठना कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। फिलहाल हम बहुत अच्छे मित्र हैं। समय कब कौन सी करवट लेगा वही जाने। मैं राजीव पर अपने को कभी जबरन नहीं डालना चाहती। उसकी मित्रता मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, एक खास बात तो लिखना ही भूल गई। यहाँ का मौसम बड़ा मनमौजी है। बारिश के बाद चमकती धूप में घूमते तेरी बड़ी याद आती है। मेरे इस कमरे की खिड़की से धूप का टुकड़ा सीधे मेरे पलंग पर आता है, जैसे ये आकाश भी मेरा है। एक बार फिर तुलसी का पौधा रोपने की इच्छा उमग आई है दीपा। जब तक तू मेरे पास आएगी मेरे तुलसी का बिरवा लहलहा रहा होगा। प्रशांत जी और आने वाले नन्हे मेहमान को मेरा प्यार देना। तेरी कित्ती। पत्र रख आंखें मूंद दीपा मुस्कुरा उठी। वक्त कौन सी करवट लेगा अब इसमें उसे कोई शंका शेष नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी का लिखा हुआ लघु उपन्यास आकाश मेरी बाहों में। जीवन में साहस, जीवट और दृढ़ निश्चय का महत्व बताता हुआ एक सकारात्मक उपन्यास। आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।